जब हम पाप के भागीदार हैं तो हम अपने पैसे के भागीदार क्यों नहीं हैं? हमारा पैसा कहाँ है पूर्व जन्म का? जिस दिन आपने उसको सही विधा और तरीके से क्लेम किया तो वो आपको लौटाया जाएगा। ये गारंटी है इस चीज की। जी। मेरे दादाजी ने बहुत पैसा कमाया, उन्होंने एक वसीयत बनाई, बच्चों में बांट दिया। जी। अब भाई मृत्यु तो सबको आनी है, जी। मृत्यु आ गई उनकी और वसीयत में पैसे बट गए, वापस नहीं आएगा ना वो, कि वो वापस आएगा। अगर अभिषेक जी आपके राहु ऐसी पोजीशनों पे बैठा हुआ है, शनि ऐसी पोजीशनों पे बैठा हुआ है जो कि एस्ट्रोलॉजर डिक्लेयर कर चुके हैं कि आपका तो बंटाधार है, आपका कुछ नहीं हो सकता, वहां पे ये चीजें बहुत तेजी से काम करती है, क्योंकि कलयुग में यही प्लैनेट्स है जो आपको देंगे। आपके पास कितना पैसा होगा वो कोई प्लैनेट नहीं डिसाइड करता, एक ही प्लैनेट डिसाइड करता है। आपकी कुंडली चाहे मौत की मोहर एक ही प्लैनेट लगाता है। उपाय या रेमेडी नाम की कोई चीज ही नहीं है। नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ अभिषेक कुमार नीलमणि। नमस्कार। आज से पहले हमने कई बार एस्ट्रोलॉजर्स के पॉडकास्ट किए जिसमें सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी हो या बहुत सारी विधाएं होती हैं, उन पर बात हुई। लेकिन आज का पॉडकास्ट जो है टैटू एस्ट्रोलॉजर, हाँ, टैटू एस्ट्रोलॉजी भी की हमने। टैटू पर भी, जो टैटू से बताती हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आज का पॉडकास्ट तो उस चीज पर है जिसकी जरूरत सबको है ना? और इस कलयुग में सबसे ज्यादा चाहिए। हाँ, सबको सबसे ज्यादा चाहिए। हाँ, जिसको लोग खुदा मानते हैं, भगवान मानते हैं, उस चीज पर पॉडकास्ट है कलयुग में। मतलब मेरा कहने का समझ रहे अभिषेक जी क्या? पैसा। तो पैसा आज की डेट में बहुत लोग मानते हैं कि भगवान है। तो ये बात काफी हद तक सही भी है। सही है, क्योंकि पैसे तो जरूरत है ना सबके। हाँ। बिना पैसे की दुनिया में कुछ नहीं होता। कुछ लॉजिक लोग लेके आते हैं कि नहीं, हाँ। पैसा ही भगवान नहीं है। हाँ। और भी कुछ है। लेकिन जब जरूरत पड़ती है, समय आता है वैसा, तब समझ में आता है कि पैसे की वैल्यू क्या है। मतलब भगवान तो नहीं, मैं कहूँगा हाँ, पैसा बहुत कुछ है, बहुत कुछ। जो तो आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो अपने आप को वेल्थ एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। आपने शायद ये टर्म पहली बार सुनी हो, मैंने पहली बार सुनी है। उनका दावा है कि हम अपने पुराने जन्म के अगर पाप ला सकते हैं वापस, उस जन्म के जो हमने गलतियां की हैं उसका हम इस जन्म में भोगते हैं। कई बार सुना होगा अभिषेक जी कि ये लगता है पिछले जन्म का पाप है। जो आप कहते हैं, लोग कहते हैं, हर कोई ये कहता है कि पिछले जन्म का पाप है। हाँ, कोई ये नहीं कहता जो हमारा पुण्य छूट गया या छूट गया या पैसा छूट गया, वो कैसे आएगा। तो यही सवाल है कि जो हमारा पाप हमारे साथ आ सकता है तो पुण्य और पैसा क्यों नहीं आ सकता? तो आज हम बात करेंगे। विशाल अरोड़ा जी हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बहुत स्वागत। वेल्थ एस्ट्रोलॉजर विशाल अरोड़ा जी। वेल्थ एस्ट्रोलॉजर। पहला मेरा सवाल वेल्थ से जुड़ा हुआ पूछूंगा। विशाल जी, आप दावा करते हैं। अच्छा, एक चीज और कहूंगा। हाँ। ये जो भी एस्ट्रोलॉजी करते हैं वेल्थ को लेके, उसके पीछे प्रॉपर लॉजिक देते हैं। हाँ। इनका ये कहना है कि मैं तुक्का नहीं मारता। तो बिना लॉजिक के हम संतुष्ट भी नहीं होंगे, हम लोग हमारे सवाल ही ऐसे होंगे जो आपको लॉजिक से आपको संतुष्ट करना पड़ेगा। हाँ। तो विशाल जी, आप जैसा दावा करते हैं कि मेक पीपल रिच, तो आप वाकई में वेल्थ क्रिएटर हैं। आप पुराने जन्मों का जो पैसा मेरा अटका हुआ है बैंक खाते में कहीं, कार्मिक, वो जो कॉस्मिक एनर्जी, कार्मिक एनर्जी, जो भी कहिए आप, वहाँ पे वो कैसे लाते हैं? इसमें कौन सी विद्या काम करती है और ये क्या होता है ऐसा? तो जैसे आपने इंट्रो में भी दिया, तो हाँ, मैं अपने आप को वेल्थ एस्ट्रोलॉजर कहता हूँ और मैं दावा भी करता हूँ। हाँ। वेल्थ पेपर मनी पे नहीं होती है, ठीक है? अच्छा। वेल्थ अनलॉकिंग ट्रिगर मैकेनिज्म होता है, ठीक है जी? तो अगर मेरी जैसा आपने इंटरव्यू दिया, तो क्या मैं दर्शकों से वही पूछना चाहता हूँ कि हम हमेशा एक ही थ्योरी पे सेंट्रिक होते हैं। हमारी थ्योरी पाप सेंट्रिक है, पूर्व जन्म के पाप, ठीक है? अब पूर्व जन्म के पाप है तो पूर्व जन्म में आपने बहुत सी चीज़ें एक्रू भी की होंगी, संचय भी की होंगी, तो वो संचय कहाँ है? वो संचय कहीं ना कहीं तो दर्ज है। तो उसी संचय दर्ज किए हुए हमारे संचय, तो जब हम पाप के भागीदार हैं तो हम अपने पैसे के भागीदार क्यों नहीं है? हमारा पैसा कहाँ है पूर्व जन्म का? दूसरी चीज, अगर हमारा वो पैसा है जो कि हमारा है, हमने भोगा नहीं है, इसके पीछे तर्क और लॉजिक बहुत स्ट्रॉन्ग अघोर वर्ड में दिया जाता है। अघोर तंत्र में या असुर तंत्र में इसको कहा जाता है कि इन सब के भी वॉल्टधारी और रखवाले हैं। अच्छा। जैसे हम अब आज के टाइम में अपना पैसा सिर्फ कहाँ से मांगते हैं? माँ लक्ष्मी से मांगते हैं, वही हमारी
देवी हैं लक्ष्मी जो कि, और कुबेर जो कि ट्रेजरार हैं इसके, ठीक है, उन्हीं के भरोसे छोड़ उन्हीं देते। के, उन्हीं वो ट्रेजरार हैं, दैव्य पैसे के उनके पास है। हाँ। तो ये जो आपका लक्ष्मी जी और कुबेर का रूप जिनकी आप पूजा करते हैं, ये दैव्य लक्ष्मी और दैव्य कुबेर का है, जो कि आपका डिवोशन से, पूजा से, इन सब से आता है। और ये आपका कार्मिक पैसा नहीं है, ये जो आप आगे करेंगे काम उससे आएगा। लेकिन जो हमारा पूर्व जन्म का पैसा है वो सुरक्षित है, और वो भी रिटन है, दर्ज है अघोर वर्ल्ड में। उसकी अघोर लक्ष्मी भी कहते हैं और अघोर कुबेर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है जी। मान लीजिए किसी ने अपने पूर्व जन्म में संचय किया धन, अब वो नहीं भोग पाया किसी भी तरीके से, उसका मृत्यु हो गई, वो कर गया, अब उसका पैसा जो है वो एक वॉल्ट में जाके लॉक हो गया, तिजोरी में रखा हुआ है, उसके नाम से चढ़ा हुआ है, उसके चीज। क्योंकि आप, ये बात तो सत्य है, आत्मा तो नहीं मरती, शरीर ही तो मर रहा है, आत्मा तो आपकी वही है, ठीक है। तो वही आत्मा कैरी ऑन हो रही है, तो वही कार्मिक बंधन हमारे उस ब्लड लाइन्स के साथ कोड कर दिए जाते हैं। तो अघोर तंत्र में कहा जाता है कि हर चीज जो है वो एक कोडेड फॉर्म में आपके साथ कैरी होके आ रही है। ये शरीर हमारा एक शरीर नहीं है, इसके साथ एक कोडेड ब्लड लाइन्स है। हमारे पास एक एक चीज वो दर्ज होके हमारे साथ आती है। हमें उसे जागृत करना, हमें उसे क्लेम करना आना चाहिए, या पता होना चाहिए कि क्लेम कैसे किया जाता है। और हमारी संस्कृति धरोहर में इतनी इतनी ऐसी विद्याएं हैं जिनसे इन चीज़ों को क्लेम किया जा सकता है। तो अगर आप इसको अज्यूम करें अपने माइंड में, तो अघोर कुबेर एक उसी शख्स में ब्लैक अटायर में स्मोक फॉर्म में है, जो कि उस वॉल्ट के संरक्षक हैं जहाँ पे अनक्लेम्ड मनी पड़ी है। हिंदुस्तान में भी अभी भी मैं आपको बता रहा था कि कितना पैसा LIC और PF में अनक्लेम्ड पड़ा है, जिसको गवर्नमेंट कह रही है हजारों करोड़ पड़ा है, लेकिन कोई लेने के लिए क्लेम नहीं कर रहा। उसी तरह से आपका भी पड़ा है, आप उसे क्लेम नहीं कर रहे हो। जिस दिन आपने उसको सही विधा और तरीके से क्लेम किया तो वो आपको लौटाया जाएगा। ये गारंटी है इस चीज की जी, इस चीज की, क्योंकि मैंने अनलॉक किया है इसीलिए मैं इस चीज को बोल रहा हूँ, अदरवाइज बोलने का कोई पॉइंट नहीं है। एक ग्रुप भी बनाया जिसके साथ ये चीज को आजमाया गया, तो उनमें से कई लोगों को जो एक्सपीरियंसेस हुए और उन लोगों ने उस चीज को रिकॉल किया अपनी मनी। सर, मनी रिकॉलिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सुबह उठेंगे और नोटों से भरा हुआ बैग आपके दरवाजे के बाहर पड़ा होगा। ठीक है, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। इट वर्क्स इन अ डिफरेंट वे। आपने किसी चीज को जागृत किया, क्लेम किया, वो संदेशों और संदर्भों के प्रति आपके माइंड में आने लग जाएगा, उसी समय एक्टिवेट होने लग जाएंगी, आपके सब स्वप्न दर्शन होने लग जाएंगे, आपको चीजें आने लग जाएंगी। आपका पैसा अगर कहीं फंसा हुआ है, सडनली वो मनी रिक्लेम हो जाएगी। अच्छा, कोई चीजें आपकी डेड घोषित हो गई हैं कि यहाँ से अब वापस नहीं आएगा, आपने उसको बुरा मान लिया। वो कोई ऐसी वसीयत जिसके बारे में आपको मालूम ही नहीं था, आपके पूर्वजों की, वो सब आ जाएगी। मेरे कई केसेस में कई लोगों को ये भी मिला है कि ये तो हमने किवंदतियां या वैसे भी सुना होगा कि गड़ा हुआ धन मिल जाता है किसी है ना जी। पहले टाइम पे बैंक लॉकर्स तो हुआ नहीं करते थे, लोग यही करते थे, जमीनों में ही गाड़ते थे, घर मिट्टी के घड़ों में और गुर्तनों में ही गाड़ते थे, चीज़ों में ही गाड़ते थे। तो वहाँ से भी रिक्लेम हुआ है लोगों को अपने पूर्वजों के मकानों से, पूर्वजों की चीज़ों से। तो आपके पूर्वजों, अघोर मानस संहिता जो मैं लिख भी रहा हूँ या मैं जिसका जिक्र भी करता हूँ, उसमें यही सारे अनकहे अन चीज़ों के बारे में बात की गई कि छाया दर्शन क्या है, अघोर कुबेर, अघोर लक्ष्मी से, वेताल सिद्धि से आप कैसे अपना चीज़ें ला सकते हो। अब इसमें सवाल ये उठता है कि कौन इसे कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, हम आगे बात कर लेंगे। बट ये अक्लेमेबल है, इसको किया जा सकता है और आप उससे रिक्लेम कर सकते हैं। मतलब मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि मेरे पूर्व जन्म में मेरे पास 5 करोड़ रुपए थे जो वॉल्ट में बंद है, मैं उसको क्लेम करूं तो इस जन्म में मिल सकता है? उसका जितना पार्ट मिल पाएगा वो जरूर मिलेगा, ठीक है। उसका प्रोपोर्शन भी है, ठीक है, कि आप उस प्रोपोर्शनेट में कितना उसको आप उस चीज़ को एक्टिवेट करते हो अलग वे में, तो उतने प्रोपोर्शनेट में आपको वो रिक्लेम होगा, जरूर होगा। 20% पे किया तो 1 करोड़ मिल जाएगा। बिल्कुल। अब ये जो है डिफरेंट वेज में मिलेगा और मिलेगा, जरूर मिलेगा। मैं थोड़ा दूसरा सवाल इसी पे करता हूँ जो आप कह रहे हैं। पूर्व जन्म में मैं था, सब थे, उस जन्म में भी हमारी खानदान चल रहे होंगे, मेरा बेटा होगा, मेरे बच्चे होंगे। जो पैसा मैं छोड़ के गया वो पैसा तो वो खा गए, वो भोग लिए उसको, वो पैसा कैसे? यहीं पे कॉन्ट्रेरी में कर रहा हूँ कि आपने, अब मैंने, मेरी अभी बात कर लेते हैं अगर, चलो मैंने इतनी मनी छोड़कर चला गया, आपका
किया हुआ पैसा आपने नहीं भोगा, ठीक है, हम उस पैसे की बात कर रहे हैं जो आपने एक्वायर किया लेकिन आपने उसको भोग नहीं पाए, आपकी लीनियज भोग रही है, ठीक है। कई केसेस में तो लीनियज भी नहीं भोग पाती, वो या तो सीज हो जाते हैं या कुछ हो जाता है या किसी भी तरीके से कब्जे हो जाते हैं। अगर वो भोग लिया तो, मैं भोगने की बात कह रहा हूँ सर, वो ये नहीं हुआ कि आपका पैसा उन्होंने भोग लिया तो वो डिप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। नहीं, क्यों, वही मैं जानना सर, वहीं पे हमारा एक जब आपकी मृत्यु हुई ना, वहीं पर आपका एक कार्मिक नॉट बांध दिया गया। अच्छा, ठीक है, उसका सिरा वहीं पे एंड कर दिया जाता है और उसकी कड़ी आपके ब्लड लाइंस के साथ कोड करके आपको नेक्स्ट में भेज दी जाती है। आपके जो बच्चे हैं या आपके जो सिबलिंग्स हैं, जो भी हैं, ये भी सब आपके क्या हैं, ये सब आपके कार्मिक रिलेशनशिप ही है, किसी वजह से ही आपके साथ है, ठीक है। अब वो जब अब अगर आप पैसा छोड़ के गए, अगर आपके पैसे बच्चे ने बर्बाद भी तो कर देते हैं, ठीक है। वही मैं वही कह रहा, यूज कर गए, बर्बाद कर गए, आप उसको जिस तरीके में ले लें वो खत्म हो गया ना पैसा। ऐसे तो अगर आप नास्तिक थे, ठीक है, इसी लॉजिक पे आप नास्तिक थे, लेकिन आपका बेटा तो भक्त प्रहलाद निकला, उसने तो बहुत पुण्य किए, आप ही के पैसे से यज्ञ कर दिए, सब कुछ कर दिए, तो क्या आप कहेंगे कि वो भी आपको मिलना चाहिए फिर? नहीं, मैं नहीं कहूँगा, मैं वो नहीं कह रहा। देखिए, ये थ्योरी वहीं खत्म हो जाती है। नहीं, आप जैसे मेरे परदादा हैं, मेरे परदादा ने कुछ संचित धन रखा, मेरे वो दादा ने यूज़ किया, मेरे पिताजी ने यूज़ किया, मैंने यूज़ किया। कैसे, वो बता रहा हूँ। मेरे परदादा के पास जितने बच्चे थे, सब बच्चों ने जब मान लीजिए खेत थी, खेती से पैसा आता था, वो पैसा ही यूज़ होता था ना, उस समय यही होता था, सब खेती से पैसा यूज़ करते थे। परदादा मेरे खेती करते थे, बहुत 150 बीघा खेत था। उसके बाद दादा आए, दादा 2 भाई हुए तो वो भी खेत बटा, वो लोग पैसे करते थे। दादा से पिताजी लोग 2 भाई हुए तो उन लोगों ने भी पैसे यूज़ किए। वो पैसा परदादा जो अभी कहीं पैदा हुए होंगे उनको कैसे मिल जाएगा? अगर वो तो खेती ही करते थे। अगर मैंने आपसे क्या कहा, सबको तो ये बात नहीं मालूम ना कि ये क्लेमेबल है। मैं आज आपसे पहली बार इस बारे में जिक्र कर रहा हूँ, आप जानते थे? नहीं, मैं नहीं जानता था, या आपको नहीं, इस बारे मुझे में जानकारी नहीं थी, तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि 2 टाइप की चीज़ें होती हैं। एक वो चीज़ जो मेरी मनी है, जिसका भोग मैं नहीं कर पाया। एक जो आप बात कर रहे हैं वो है एस्ट्रोलॉजी या आप तंत्र ऑफ द ब्लड लाइंस, जिसमें हम अपने पूर्वजों का पैसा या हमारी लीनिएज है वहाँ का पैसा हम रिस्टोर भी कर सकते हैं। 2 अलग अलग तथ्यों की बात यहाँ पे हो रही है। अभी उसके ऊपर भी इसके ऊपर एक चैप्टर है कि आप कैसे आप पितृदोष के बारे में सुना है आपने? ज्योतिष में कई बार बात की जाती है कि आपके पर पितृदोष लगा हुआ है। तो पितृदोष क्या है? पितृ नाराज हो जाते हैं हमसे किन्हीं वजहों से। जो पितृ नाराज नहीं होते सर, वो धन को रोक देते हैं आपके, बेसिकली। पितृदोष का टेक्निकल वर्ड जो पितृदोष है उसका मतलब क्या है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। आपने अगर सुना है तो पितृ नाराज नहीं हो रहे हैं। टेक्निकल वर्ड जो इसका जो ज्योतिषीय एक्सप्लेनेशन ये है कि आपके पितरों ने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसका आप उसका रीपेमेंट इस जन्म में करोगे। ये आप नई डेफिनेशन बता रहे हैं हमें, जो लोगों ने बताया। अभी तक तो हम यही जानते थे कि अगर हमने किसी कारण अपने पितरों को नाराज किया तो वो पितृदोष लगा रहा है। पितृ नाराज नहीं किया आपने, पितृ आपसे बार बार यही प्रॉब्लम है कि एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स और एस्ट्रोलॉजी की समझ भी सही से नहीं बताई गई है। काल सर्प दोष की समझ ही नहीं है लोगों को, ठीक है, कि वो किस तरीके से आप अभागे नहीं, आप भाग्यशाली हैं अगर आपकी कुंडली में राहु मून लगा हुआ है। ऐसे कितने एग्जाम्पल दे दूंगा मैं, ठीक है, जिनमें लोगों ने उसे रिक्लेम किया है, ठीक है, चीज़ों को। आप सबसे पहले इस बात को समझिए, पितृदोष का मतलब ये होता है कि जब आपकी कुंडली में, अब मैं आप परिवार में अगर जब हम कुंडलियां देखते हैं तो हम एक व्यक्ति स्पेसिफिक विशेष को कहते हैं यार तेरी कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है। अब उस कुंडली में तो चाचा ताए बच्चे भाई सब कुछ है, क्या सबको लगा हुआ है? लेकिन उस कुंडली में दिख रहा है, क्यों? क्योंकि आपके पितृ एक संदेशा भेज रहे हैं कि भैया हम यहाँ पर पीड़ित है, हमारी यहाँ पर गति सही नहीं हो रही है, बिकॉज आपके इंसेस्ट्रल लाइंस में कुछ ऐसे कर्म किए गए जिसकी वजह से वो दोष आपकी लीनिएजेस में आ रहा है, ठीक है। अब आपने उसको यहाँ पर ही स्टॉप नहीं किया तो वो आपके आगे आगे जाता जाएगा। और ऐसे लोगों की पहचान भी है। पितृदोष लगे हुए लोगों के घरों में छतों पे आप अक्सर देखेंगे उन्हें पीपल के पेड़ उगते हैं, ठीक है, बृहस्पति खराब होता है, कई केसेस में सूर्य के साथ लगा होता है। तो ये पितृदोष आपकी लीनिजेस पे लगा हुआ आता है।
क्योंकि आपके पितृ नाराज नहीं है, वो आपका एक कार्मिक बॉन्डिंग लीनिएजेस इस तरह से चला आ रहा है कि इस वजह से ये कुंडली में दोष उभर के आ रहा है, जिसकी आपने स्टॉपेज यहाँ नहीं कराई, तो वो आगे कैरी ऑन होता रहता है। अब मैं यहाँ पर स्टॉप करवाता हूँ जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कि आप इसे यहीं रोक दो, नहीं तो ये आगे कैरी ऑन होता रहेगा। किसके लग के आया? बस बेचारा वही एक अभागा होता है व्यक्ति जिसकी कुंडली में वो होता है, तो वो उसकी लिए तकलीफ ज़्यादा होती है। लोग मतलब जो वसीयत बनाते हैं, तो वसीयत बना के जो बच्चों में बांट देते हैं पैसा, तो वो भी फिर वापस नहीं आएगा ना, वो कि वो वापस आएगा। सर बहुत कमाया, मान लीजिए मेरे दादाजी ने बहुत पैसा कमाया, उन्होंने एक वसीयत बनाई, बच्चों में बांट दिया जी, तो अब भाई मृत्यु तो सबको आनी है जी, मृत्यु आ गई उनकी और वसीयत में पैसे बढ़ गए। तो अब जैसे इन्होंने कहा धर्मेंद्र जी ने कि 5 करोड़ रुपए अगर मैं पीछे छोड़ के आया हूँ तो उसमें से 20% भी मिल जाए। हाँ, रिक्लेम, आपको जो रिक्लेम होगा ना, अब देखिए हम ना बहुत हाइपोथेटिकल उस पॉइंट पे जा रहे हैं कि 5 करोड़ या 10 करोड़, यहाँ मैं अमाउंट की बात, जस्ट एग्जांपल है ये, जस्ट एग्जांपल है, तो हम उसे रिक्लेम कर सकते हैं। ठीक है, आपका एक संचित इन्होंने अपने पूर्व जन्म में हाँ, अपने बच्चों में वसीयत बना के उसको बांट दिया होगा, तो वो कैसे मिलेगा? सर बांट दिया वाली थ्योरी यहाँ पे लागू नहीं होती, वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट है। अच्छा। हमारा जो कार्मिक जो बॉन्डेज है वो ये कहता है कि हमने जितना अर्न किया वो हमारा है, आप दे आए वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, आपने एक वसीयत बना दी, वो हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं आता है, हमारा वो है। अब अभी मैं आपको अभी बात इसको थोड़ा और अगर स्पेसिफिक अगर कर लें तो मुझे ऐसा लगता है कि जब अकाल मृत्यु हो जाए किसी की, और किसी ने बहुत संचय किया हो, 200-250 करोड़ धन संचय किया हो, कोई अकाल मृत्यु हो जाए तो शायद वो वापस, मैं आपको वही एग्जांपल दे रहा हूं अभी। आपने वसीयत करी, इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं ऑब्वियसली जाऊंगा तो मेरा वो चीज कहाँ जाएगी, मेरे दूसरे ही तो भोगेंगे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हो कि नहीं वो दूसरे भोगेंगे फिर भी वापस आएगा आपको, आपका वो पार्ट आप ही का ही है। ठीक है, अब वो चीज अपनी, अब आपका बेटा, आपने 1 करोड़ लिया, लेकिन क्या वो कमाना छोड़ देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, कमाएगा ना, वो भी उड़ा भी सकता है, बर्बाद भी कर सकता है और आगे उसको ग्रो भी करेगा। ठीक है, तो वो चीज जो आपने जहां पर उसको फुल स्टॉप रखकर चले गए, ठीक है, वहां का जो पार्ट है वो संग्रहित हो जाता है। ठीक है, वो लॉकर में अघोर कुबेर के दर्ज हो गया कि यार इसका पुण्य भी है, इसका पाप भी है, और इसका ये संचित धन भी है, इसका संचित ये रिश्ते भी हैं, इसकी संचित ये चीज भी है, वो सब कोडेड फॉर्म में वो लिख दिया जाता है। तो आप ये कह रहे हैं कि सारी चीजें बाई प्रोसेस आपके जरिए वो वापस आ सकते हैं? वो एक सेट स्टैंडर्ड प्रोसेस है जिसके द्वारा आप रिक्लेम करना स्टार्ट कर सकते हो। कितना करोगे, कैसे करोगे, वो एक प्रॉपर प्रोसीजर है और वो आप पे भी डिपेंड करता है। वो आपके जरिए संभव है? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं, और आपसे करवाया भी जाता है। अच्छा, कई लोगों से हम करवा रहे हैं, मैं करवा रहा हूँ। मैंने कहा ना, मैंने एक टेस्ट सैंपल के तौर पे एक ग्रुप बना के रिक्लेम भी करा, जिसमें हमें मुझे 50 to 60% सफलता मिली। अच्छा, सबके साथ नहीं मिली, मैं क्लेम पूरा क्यों करूं कि एक ग्रुप में सबको ही मिल गई। तो ये पता भी चल जाता है आपको कि कितना अमाउंट होगा उसके पास? ये आइडिया ये नहीं लगता। अमाउंट एज सच नहीं, मैंने आपको क्या कहा, ये कोडेड फॉर्म में आपके स्वप्नों में आने लग जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया, जब मैंने इसको लास्ट दिवाली पे अनलॉकिंग की प्रोसेस पूरी करी, तो मैंने धर्मेंद्र जी को एक्सप्लेन किया कि कैसे मैंने जब क्रिया पूरी करी तो उसके बाद मेरे स्वप्न में चीज़ें आने लग गई। ठीक है, मुझे एक ब्लू कलर का वाहन दिखाई देने लग गया जो कि हाईली लग्जरी वाहन था, उसके अंदर रत्न जड़े हुए थे, ये जड़े हुए थे। अब मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था कि ये, हालांकि मुझे पता लग गया था कि हमारे मेंटर्स ने समझाया हुआ है कि जो भी जिस फॉर्म में आ रहा है, मैं एक और एग्जांपल दूंगा कि वो कैसे कोडेड फॉर्म में आया और मिला क्या। ठीक है, तो मुझे बहरहाल ये दिखाई देने लगा। जनवरी या फरवरी के दौरान मेरी एक बिल्कुल डेड पैसा जो ख़त्म हो चुका था, मर चुका था, मैं उसको स्वाहा कर चुका था कि यार ये नहीं आएगा। ठीक है, आपका ही पैसा, मेरा ही था। वो चीज़ जो है सडनली वहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुई, मेरे पास फ़ोन आने चालू हुए कि ये रिक्लेम हो सकता है, आप ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। बातचीत चालू हुई, काफ़ी बड़ी अमाउंट थी और वो अमाउंट मुझे वापस मिली। और उसके बाद मेरे को कार लेनी थी। मैं कार लेने के लिए जब निकला तो कार ढूंढते ढूंढते, मैं लग्जरी कार लेना चाह रहा था, तो मैंने कितनी कारें जो समझ भी आ रही थी, मेरी फैमिली भी रेडी थी, बट मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड था वो अलाउ ही नहीं कर रहा था वहां पर। वो ब्लू कार आपके दिमाग में घूम रही है। अब मैं जिस पे टिका वो जाके ब्लू मर्सिडीज पे टिका, वो नीचे खड़ी है आपके।
ठीक है। मेरे एक क्लाइंट को जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उस ग्रुप में से, जब उसको रिक्लेमिंग कराई गई तो पहले जब उसको स्वप्न में आने लगा, उसको स्वप्न आया एक लोहे का बड़ा गेट और उसके ऊपर उसके किसी दादा परदादा का नाम लिखा हुआ था। बड़ी हवेली टाइप थी, ओल्ड गेट था। कह रहा है जी मुझे, अब उसने स्वप्न शेयर किया कि ये आया है जी, लोहे का गेट, नाम लिखा हुआ है और मैं खोल के अंदर घुस रहा हूँ और उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रही। मैं कहा ठीक है, अब आया है तो कुछ ना कुछ तो तेरा साथ होने वाला है। तो उसने मुझे बाद में ये बताया कि आफ्टर 3 months उनको एक कॉल आती है कि आपके ये फलाने फलाने रिश्तेदार ने, जो कि आपकी लीनिएज के हैं, इतनी बड़ी वसीयत आपके नाम पे छोड़ी हुई है जो अनक्लेमेबल थी। अरे यार, ये कैसे होता है? मतलब हमें चाहिए होगा तो कैसे होगा ये? क्या प्रोसेस? सर मैंने आपको क्या कहा? हाँ। जो चीज आ रही है वैसी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब ये सेट ऑफ थिंग्स हैं जिसके साथ हुई है। अब हमारी एक और जानकार है, रुचि जी, मैंने नाम चेंज किया है प्राइवेसी हाँ, के, ठीक है, हाँ। वो नाम नहीं ले सकते। तो उनके साथ क्या था कि उन्होंने 5 लाख की अमाउंट जो है एक डालकर भूल गई थी जी। भूल क्या गई थी? भूलता तो कोई भी नहीं है जी अपना पैसा, वो डेड हो गया था, एंजल इन्वेस्टमेंट थी काफी साल पहले। अब वो खत्म हो चुकी थी, सब कुछ रिवाइव, कुछ नहीं हो रहा था। सडनली उन्होंने बताया कि जब मैंने यक्ष तंत्र के द्वारा उन पे क्रिया मैंने उनके लिए चूज किया था, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता हूँ कि मैं जब किसी के साथ ये करता हूँ तो हम चार्ट को बड़े स्पेसिफिक, यहाँ पे चार्ट का बड़ा अच्छा रोल है, कुंडली के चार्ट का, ठीक है धर्मेंद्र जी। तो अगर अभिषेक जी आपके राहु ऐसी पोजीशनों पे बैठा हुआ है, शनि ऐसी पोजीशनों पे बैठा हुआ है, जो कि एस्ट्रोलॉजर डिक्लेयर कर चुके हैं कि आपका तो बंटाधार है, आपका कुछ नहीं हो सकता, वहां पे ये चीजें बहुत तेजी से काम करती है, क्योंकि कलयुग में यही प्लैनेट्स है जो आपको देंगे। आपको सूर्य चंद्र बृहस्पति कुछ नहीं देते। मेरा तो राहु गलत ही बैठा हुआ है, बताऊंगा। तो हमारे को जो इस कलयुग का जो हीरो हैं वो यही प्लैनेट्स है, लेकिन इनको जबरदस्ती डराकर बनाकर इनसे धंधे करवाए जा रहे हैं उपायों के नाम पे, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जबकि एक्चुअल में जो इनकी रोल है इस जमाने में वो सबसे ज़्यादा है। अगर आपकी कुंडली में राहु चंद्र का कॉम्बिनेशन है ना, उसको कहा क्या जाता है? मातृ दोष वाला। अगर आप किसी पंडित के पास चले जाओ या एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ ना, छोटे मोटे, वो सीधा ही कहेंगे और राहु चंद्र का है आपके साथ। इसको बोला जाता है एस्ट्रोलॉजी में साइकिक डिप्रेशन, एंजाइटी, पैसा बर्बाद, मूड स्विंग, हाईली मूड स्विंग और राहु चंद्र को। जबकि हमारे अघोर वर्ल्ड में इसका एक अलग ही नाम है क्या? ठीक है जी, ये एक साइकिक अल्केमिक योग है जिसको राहु और चंद्रमा हाईली एनर्जेटिक मनी फ्लो को खींचने वाला योग है। मैं लॉजिक की बात तर्क की बात कर रहे हैं ना आप। राहु का मतलब क्या है? एम्पलीफायर। हर चीज एम्पलीफायर। हर जगह आप देख लो, आपको हर कोई यही बोलेगा, राहु जहां बैठेंगे उस चीज को बढ़ा देते हैं। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा तो मन का, चंद्रमा का सर हर प्लेनेट का 3 रोल होता है। एक उसका शारीरिक एस्पेक्ट होता है, एक उसका मानसिक एस्पेक्ट होता है और एक उसका मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट होता है। ठीक है, वो 3 प्लेन्स पे काम करता है। जब वो शारीरिक कष्ट देने पे आएगा तो यही या राहु चंद्र का योग आपको टीबी दे सकता है। अच्छा, ठीक है। अब जब वो चंद्रमा क्या है? आपकी मानसिक स्थिति। तो ठीक है, ऐसे व्यक्ति का राहु चंद्रमा होने की वजह से उसके मूड्स बहुत हाईली स्विंग होंगे। 15 दिन पे मतलब वो इतनी तेजी, अगर आप इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में करें तो वो इतना ज्यादा लॉजिकल होगा कि वो आपका रिएक्शन बड़ा तेज करेगा। ठीक है। और जब चंद्रमा को आप लिक्विड कैश से जोड़ते हैं, चंद्रमा क्या है? आपकी चलित प्रॉपर्टी। आपके पास कितना पैसा होगा वो कोई प्लेनेट नहीं डिसाइड करता, एक ही प्लेनेट डिसाइड करता है आपकी कुंडली में, मून। अच्छा, हमारी पूरी एस्ट्रोलॉजी मून पे टिकी हुई है। आपका नाम किस पे रखा जाता है? चंद्रमा पे। शुक्र क्यों कहा जाता है? फिर शुक्र भी तो कहा जाता है। तो शुक्र नहीं, शनि को पैसे के कारक कहा जाता है। सर ऐसी कितनी भ्रांतियां हैं जो मैं आज आपके लोगों का माइंड वॉश कर दूंगा, जो बना रखी हैं यहाँ पे। आप करिए, बिल्कुल मुझे अच्छा लग रहा है। चंद्रमा जो है एक्चुअल में जो मनी, सबसे फास्टेस्ट प्लेनेट कौन है? चंद्रमा है। 2.5 दिन में घर बदलते हैं। चेंज करता है। आपको कोई पैसा आना है, आपकी मृत्यु हुई होनी है, चलो सर आप वेंटिलेटर पे है कोई बंदा, चलिए बात करते हैं, वेंटिलेटर पे है कोई बंदा, सारे प्लेनेट अलाइन हो चुके हैं आके कि इसकी मृत्यु तय है, होनी है, वेंटिलेटर पे है, 10 दिन 15 दिन वेंटिलेटर पे ही है, क्यों नहीं हो रही मृत्यु?
क्या रीजन है? नहीं टाइम आया होगा उसका डेथ का। कौन टाइम डिसाइड करेगा? फाइनल स्टैंप कौन लगाएगा? आपके मुताबिक चंद्रमा? चंद्रमा। सर राहु तो लगा नहीं सकता, वो तो 1.25 साल बाद आएंगे, घर बदलेंगे। हाँ। शनि तो 30 साल बाद बदलेंगे, बृहस्पति 1.5 साल बाद बदलेंगे। और अभी जैसे अगर मान लो थोड़े बहुत रेट्रो वेट्रो हो गए तो 2-3 महीने और इधर उधर निकाल जाते हैं। सूर्य 30 दिन बाद आएंगे, मंगल 45 दिन बाद आएंगे सीधे चले तो। और अगर मान लो हो गए आगे पीछे तो 2-2 ढाई महीने भी निकाल जाते एक राशि पे। 15 से 20 दिन बाद शुक्र आएंगे। चाहे मौत की मोहर एक ही प्लेनेट लगाता है, चंद्रमा, क्योंकि वो 2.5 दिन बाद बदलना ही बदलना है, ना रेट्रो होगा ना कुछ होगा। अगर आपकी मृत्यु इस पल, इस घड़ी, इस दिन, इस समय, जब चंद्रमा अष्टमी तिथि पे आएगा, इस नक्षत्र में होगा, इस समय पे आएगा, काल। नरसिम्हा मूवी में आप देखो, अभी लगी हुई है नरसिम्हा अवतार। भगवान नरसिंह एरीज राशि के सबसे बड़े, एरीज राशि को रिप्रेजेंट करते हो, जिसकी टाइमिंग सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हिरण्यकश्यप को मारना इम्पॉसिबल था। हाँ, वो तो बहुत सारे वरदान मिले हुए थे उसको। इम्पॉसिबल था। उसको मारा ही तब जाता था जब राइट टाइमिंग हो। और राइट टाइमिंग वही चंद्रमा, और राइट टाइमिंग वही थी जब सूर्य एग्जैक्ट उस समय पे आएगा जब ना दिन होगा ना रात होगी। द टाइमिंग का खेल था यहाँ पे उसे मारना, जो भगवान विष्णु ने टाइमिंग के खेल से मारा। तो आपकी मृत्यु भी उसी टाइम पे होनी है, उस पल पे होनी है। वो मृत्यु के द्वार वो यूं खड़े होकर वेट करेंगे कि कब चंद्रमा यहाँ आएंगे, इस समय आएंगे तो हम प्राण लेंगे। क्योंकि सारे प्लेनेट आके अलाइन हो चुके हैं, अब सब आके एक ही चीज का वेट कर रहे हैं कि 4 दिन बाद चंद्रमा इस राशि में जब गोचर करेंगे तब हमें इसको प्राण निकालने हैं। हमें इसके, हमारी पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी चंद्रमा पे है। जिसके पास डेट नहीं है, टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, उसकी एस्ट्रोलॉजी आप कैसे करते हो? चंद्रमा से तो करते हो और प्रश्न कुंडली से करते हो। कुंडली से करते हैं। और प्रश्न कुंडली पूरी तरह से आधारित उसी पे, वो कुछ दिनों के लिए होती है, वो छोटी प्रश्न कुंडली तो दिनों पे भी नहीं होती। आज आपने मुझसे अभी अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो तो ये 2 क्वेश्चनों के लिए वैलिड है बस, जो मैंने इस समय बनाई है। उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। एक्चुअल फैक्ट ये है। हाँ। लेकिन आप चंद्र कुंडली से उसका कर सकते हैं। आपका नाम, अब इस पे भी अघोर मानस संहिता में सबसे बड़ी चीज लिखी हुई है कि आपका ये जो नाम है ये किस पे आधारित है। हम तो कई पेरेंट्स तो सही नाम तो रखते ही नहीं, तो बच्चे का ये भी किसी पे भी नाम रख, जो मन में आया रख दिया। एक्चुअली में आपका नाम वही नाम से आपको मिलेगा जो नाम आपका चंद्रमा ने डिसाइड किया है, चंद्र राशि से जो है। और चंद्र राशि में भी यहाँ पे आपके सबसे सटीक नेम, आपके कौन से पद में चंद्र बैठा हुआ है। 4 पद होते हैं। पर इतना तो कोई कैलकुलेट करता नहीं है नाम रखते। सर क्यों नहीं करता? हम करते हैं ना। जब आपको मैं आपका एड्रेस है E503, मैं पैकेट पे डाल दूं E500, तो कोरियर कहाँ जाएगा? 500 पे आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपका नाम भगवान ने डिसाइड करके भेजा, य के ऊपर ए इससे होना चाहिए, तो आपके भाग्य के सारे पैकेट आपको डिलीवर होंगे। नहीं, कुछ लोग तो ऐसा करते हैं, वो नाम रख दिया उसको यूज नहीं करते हैं, नाम दूसरा यूज करते हैं। नाम रखा जाए मेरा, तो सर यही गड़बड़ाई तो करते मेरा राशि का नाम जो है वो दूसरा है। हाँ। जो रखा हुआ है अजीब सा नाम कुछ, लेकिन यूज में दूसरा करता हूँ। अब मैं अपने जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, या मैं जब सटीक एस्ट्रोलॉजी की बात आती है ना सर, यहीं पे डिफरेंस आ जाता है। मैं उनको हमारे होती है कि अगर आपको रिकॉल या रिक्लेम करना है तो आप अपने इस जन्म का जो नाम है ना, जिस अक्षर पे, उस अक्षर के नाम को लिख कर जरूर रखो चांदी के पट्टे पे। जो आप कह रहे हैं, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, और वो भी सटीक नाम। जैसे आपका चंद्रमा मान लीजिए इस पर्टिकुलर नक्षत्र के इस पद में है, तो 4 पद में 4 अक्षर निकलते हैं, तो उसमें ये के ऊपर ए मात्रा, तो आपको वही नाम रखना है। जैसे मैं इसमें एग्जांपल दूंगा, जैसे मेरा नाम जो भी है उसका हो है, हो कर्क राशि में हो, तो ये कोई पद होगा 4? बिल्कुल हो, हा हो हे ही, ऐसे करके होता है। तो अब आपको हो से ही आपका नाम प्रोनाउंस होना चाहिए। लेकिन इसमें पंडित लोग क्या बता देते हैं, भाई देखो क्या है कि आजकल लोग कह देते हैं और ये कोई नाम हुआ, हम इस पे क्या नाम रखेंगे, ये तो कोई अक्षर ही नहीं हुआ, हमने तो ये सोच रखा है। भाई तो फिर वो रख लो, ठीक है। जब आप पूछ रहे हो तो तरीका तो यही है कि आप हो पे ही रखो, क्योंकि हो पे ही भगवान ने आपके इष्ट देव, इष्ट देवी, अघोर लक्ष्मी, बहुत अच्छा दिया। E503 अगर कर लोगे और चाहे 500 कर लोगे तो 503 पे तो डिलीवरी होगी नहीं। फिर सर हम तो एग्जाम्पल ही, मेरा तो पार्सल मेरे को मिलेंगे ही नहीं ना। भगवान ने मेरे इतने पैकेट्स लगा रखे हैं सजा के कि वो मुझे मिलने हैं इस जन्म में। मैंने अपना नाम ही बदल लिया और मेरी प्रोनाउंसिएशन भी वो हो रही है, तो क्या होगा?
सर एक और एग्जांपल देता हूँ, आपका नामाक्षर भगवान ने, आप एलिजिबल नहीं थे शनि की ये दंड झेलने के लिए 7.5, लेकिन आपके नामाक्षर पे 7.5 भी नहीं चल रही, पर आपके माता पिता ने उस अक्षर को चुना जिसपे 7.5 चल रही है, तब आप उसका दंश भी झेलोगे। अच्छा, नाम का फर्क कितना पड़ जाता है? बहुत बड़ा फर्क है नाम का। आपकी पूरी की पूरी एस्ट्रो कैलीग्राफी चेंज हो जाती है, एस्ट्रो तंत्र चेंज हो जाता है आपके नाम के साथ, और आप अपना रिक्लेमेशन छोड़ देते हो। पर हम जिस जन्म, मतलब मेरा जो जन्म हुआ जिस नक्षत्र में हुआ, चलते तो हमारे साथ वही है ना सर देखो, नाम हम कुछ भी रख लें, नाम से क्या फर्क क्यों पड़ता है? क्यों रख लें? तो फिर न्यूमरोलॉजी वालों को आज ही दुकान बंद कर दी उनकी, इस कथन के साथ ही। नाम आप कुछ भी रख लो, ठीक है, तो आप नाम कुछ भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। स्पंदन शास्त्र बोलते हैं इसको। आपका नाम हो अक्षर पे चंद्रमा ने डिसाइड किया है। आपको पैदा तो आप किस तारीख को पैदा हुए, सिर्फ तारीख बताइए। 20 दिसंबर। 20 दिसंबर, वो तो आपको 22 को भी कर सकते थे, 23 को भी कर सकते थे, 19 को भी कर सकते थे। 22 दिसंबर के उस पर्टिकुलर समय पे ही क्यों किया? क्योंकि आपका जो कार्मिक अलाइनमेंट था, D60 चार्ट सर हर 2 सेकंड में चेंज होता है। ये तो मैंने भी पढ़ा। अब जितने भी जुड़वा पैदा होते हैं उसमें से एक IPS भी होता है, तो एक सड़क की धूल छाट रहा होता है। अब उनका D1 चार्ट बोलो तो सेम होगा, बिल्कुल, दशा भी सेम होगी, प्लेनेट भी सेम होंगे, उन दोनों को डिफरेंशिएट कौन करेगा? D60, जो कि हर 2 सेकंड में चेंज हो जाता है, और इतना ही फर्क होता है। आप उन दोनों के चार्ट उठाकर देख लो, उन दोनों का वही डिफरेंशिएटर है। ज्योतिष में इतनी सटीकता है, और कोई विद्या किसी सटीक है ही नहीं ना। आप क्या कहते हैं, पामिस्ट्री उठा लो ना, आप ये तो न्यूमरोलॉजी, टैरो वैरो, ये तो ऐसे ही, मतलब इनकी तो मैं अभी क्या ही बोलूँ। लेकिन जो सबसे सटीकता है एस्ट्रोलॉजी ने दे रखी, वो ये दे रखी है कि आप जुड़वा बच्चों को भी डिफरेंशिएट कैसे करोगे, क्योंकि ऐसे चले तो D1 चार्ट दोनों के सेम है, दोनों को सेम चीज़ मिलनी चाहिए। ये फिल्मों में होता है कि एक को सुई चुभई तो वो भी वहाँ पर चीख रहा है, जबकि ऐसा रियल लाइफ में थोड़ा ना है। अब मुझे आप एक चीज़ और बताइए, बीच बीच में बातचीत में 2 चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं। आप छोटी जो रेमेडीज़ है उस पर विश्वास नहीं करते, लाल किताब वाली उपाय, या किसी ने कहा कि तेज पत्ते पे पैसा लिख लो और बाहर छोड़ाओ तो पता नहीं कितने पैसे मिल जाएंगे। आप इन उपाय पे भरोसा क्यों नहीं करते, और ऐसे क्या उपाय आप बताते हो जिस पे आप लोग भरोसा करें? मैंने इनको ना जिया है, इनके साथ बहुत रिसर्च की है, बहुत लोगों पे करवाया है, ठीक है। जितने ऑडियंस देख रहे हैं वही बता दें कि कितनों ने किया इनको और कितनों को रिजल्ट आए हैं इससे। मैं आपको एक जनरल बात करता हूँ, आप खुद ही जवाब देंगे। आज आपको 104 बुखार है, ठीक है, आप बुखार में तप रहे हैं। हमारे अपनी घर के बड़े बुजुर्गों के हिसाब से लगे तो तुलसी का काढ़ा पी लीजिए। ऐसे कितने देसी इलाज है, करिए ना, उससे भी तो आराम आएगा। वो बोलते हैं आराम आएगा, लेकिन आपसे रुका जाएगा नहीं। आपको जब तक एंटीबायोटिक के इंजेक्शन नहीं लगेंगे, एंटीबायोटिक आप खाओगे नहीं ना, आपको आराम नहीं आएगा। नहीं, मैं हाँ सही कह रहे हैं आप, ठीक है। उसी तरह से उपायों के साथ, एक तो मैं इनको उपाय शब्द से के सख्त खिलाफ हूँ। उपाय या रेमेडी नाम की कोई चीज ही नहीं है, अच्छा। है ही नहीं, ठीक है। हमारे ज्योतिष के जनकदाता कौन है? ऋषि भृगु, पराशर, भृगु भी है, भृगु संहिता। सब भृगु संहिता या भृगु जो है, वो सभी ऋषियों ने ना, अपनी जैमिनी ऋषि थे, उन्होंने अपनी एक ज्योतिष पद्धति निकाली, भृगु ने अपनी निकाली, लेकिन जो एक्चुअली में ज्योतिष के दाता हैं वो पराशर है, वेद व्यास जी के पुत्र, ठीक है। अब उनको अगर ये पता होता कि लाल किताब की रेमेडी से काम हो जाता है तो वो जरूर मेंशन करते हैं ना, बिल्कुल वो तो त्रिकालदर्शी हैं, ऋषि तो हमारे त्रिकालदर्शी रहे हैं, है ना। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया। तो ये उपाय कहाँ से आ गए जो लोग लेके घूम रहे हैं कि गंगा में प्रवाहित कर दो, गाय को चारा खिला दो, कुत्ता पाल लो, क्या है ये सब? सर ये सब ये है कि आज से 30 से 40 साल पहले के ही हैं ये सारे जीवित मनुष्य, जीवित लोग जिन्होंने इस चीज को कोड किया, ठीक है। इस पे बहुत बड़ी एक डिबेटेबल टॉपिक है, कई लोगों को बहुत बुरा लग जाएगा जो इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। तो एक्चुअल फैक्ट यही है कि ये रेमेडीज ऊपरी परत, कोई भी उपाय खराब नहीं होता, लेकिन उसकी परत दर परत का लेयर बाय लेयर वो किस पे इफेक्ट करता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कुंडली में कोई मेजर दोष नहीं है, आपकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, आपके ऊपर जब ताकत बहुत है, आपकी कुल देवी देवता स्ट्रांग बहुत है, आपकी ऑरा बहुत स्ट्रांग है, आप नेचुरली स्ट्रांग प्लैनेट्स के साथ जन्म लियो, थोड़ी बहुत प्लैनेट्स में वीकनेस है, तो आप ये जो
छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये करके आप रिजल्ट ले लोगे, आ जाएगा आपको, मतलब आपको फील हो जाएगा, आता नहीं है, फील होता है। लेकिन आपकी कुंडली में बैठे हैं राहु 11 में, शनि का बहुत स्ट्रॉन्ग 10वें में आपके कार्मिक लीनियज के बॉन्डेज लगा के बैठे हुए हैं, बड़े बड़े दोष और श्राप लगे हुए हैं। आप मेरे से आज ऑन रिकॉर्ड्स लिख लो, आप कर कर थक जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। आप कर कर थक जाओगे, पुश्ते कर कर थक जाएंगी, कोई फायदा नहीं होगा। सारे ऐसे ही वायरल हो रहे हैं, तेज अरे पत्ते, सब दावा कर रहे तेज हैं पत्ते कितने। पे आप ऐसे सर वायरल हो रहे हैं, इस तरह से हो रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये ठीक उसी तरह से है कि आप एक, अभी मैंने ना एक रील देखी, वो पॉडकास्टर ने आप ही की तरह एक सवाल दागा इधर वाले होस्ट पे, और वो बड़े फेमस से हैं, चश्मा लगाते हैं भाई साहब, जॉ लाइन अच्छी, दाढ़ी रखी हुई, लाल किताब के उपाय बांटते हैं, हर जगह आते हैं। तो पॉडकास्टर ने एक सवाल दागा कि सर एक सस्ता सा अच्छा उपाय बताएं जिससे करोड़ों आ जाए। द आयरनी ऑफ द क्वेश्चन, आप खुद बताइए, सस्ता सा उपाय करोड़ों लाए, करोड़ों आ जाए। ठीक है। ये ठीक उसी तरह से है कि आप एक 5 स्टार होटल में जाएं, रिसेप्शनिस्ट के पास, और उनसे बोले देखें ऐसा है, मुझे एक ऐसा रूम चाहिए जिसमें सी व्यू हो, स्विमिंग पूल हो, ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए, इंटरकॉन्टिनेंटल और सब कुछ हो, मतलब सारी सुविधाएं हो, लेकिन ध्यान रहे रेंट 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करेगा, उठा कर बाहर फेंकवा देगा लात मार के। सही बात, ठीक है। ये ठीक उसी तरह से कि आप खर्चना इतना चाह रहे हो, यही हमारे दो लोगों की आयरनी है। मैं आपको इस उपायों की सच्चाई भी बताता हूँ। तो पॉडकास्ट जो इधर बैठे थे उन्होंने कहा अच्छा तो आप एक काम करिए, आप एक तांबे का सिक्का लीजिए, उसमें ये लगाइए, एक अपना मसाला जोड़ दिया स्पाइस, इसको 43 दिन पानी में डालिए, 44वें दिन आपके पास 1 करोड़ आने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। मैंने सुनी है ये। तो मैंने वो रील को जब देखा तो जब मैंने उस समय देखा तो तकरीबन 2.5-3 लाख 4 लाख के व्यूज आ रखे थे। तो मैंने ये सोचा कि आई थिंक आज कम से कम लगभग थोड़ी सी भी हो तो 2 लाख बंदे 44वें दिन कम से कम करोड़पति तो जरूर होंगे। अब बता दीजिए मुझे होने चाहिए ना इस लॉजिक के हिसाब से। जबकि ये जो उपाय उन्होंने बताया, लाल किताब कहती है, कभी भी नहीं कहती लाल किताब, लाल किताब के टोटके कहा गया है इनको। ठीक है। ये तब लिखी गई थी, उन लोगों के लिए लिखी गई थी जो कि बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनको बहुत ज्यादा परेशानी है। सर प्लेसेबो इफेक्ट सुना आपने, मेडिकल वर्ल्ड में बोलते हैं प्लेसेबो इफेक्ट। ठीक है, कि आपको एक साइंटिफिक रिसर्च की दवाई में रखा गया है जिसमें एक को दवाई दी जाएगी और एक को प्लेसेबो दिया जाएगा। लेकिन जब प्लेसेबो वाला बोलते हैं रिजल्ट, तो वो भी क्या बोलते हैं कि हमको आराम आ गया, बोलता है, जबकि उनको वो नमक की गोली दी गई है। ठीक है। तो ये प्लेसेबो इफेक्ट है, आपके साथ साइको हेलुसिनेशन खेला जाता है। आपको लगता है कि आपको आराम आ गया, लेकिन एक्चुअली में आपको आराम नहीं आया होता। ये उपाय जो बताया गया था, ये एक्चुअली में उपाय है कि जब बृहस्पति 10वें भाव में होते हैं तो लाल किताब कहती है कि बृहस्पति नीच का है और उसको 4थे भाव में एस्टैब्लिश करने के लिए तांबे का सिक्का पानी में डालो, ताकि सूर्य को तांबे से जोड़ा गया तो सूर्य सामने आ जाए तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर दे। इतना कहा गया है बस, उसमें कहीं ये नहीं कहा गया कि आपको 1 करोड़ मिलेगा, 2 करोड़ मिलेगा, 3 करोड़ मिलेगा। लेकिन इसको एक वायरल बनाने के लिए बोल इतना दिया जाता है कि हर उपाय को करोड़ से जोड़ दिया जाता है। एक्चुअली विशाल जी, मुझे लगता है उपाय को इसलिए करोड़ से जोड़ा जाता है कि जो आज की दुनिया है ना, कलयुग, इसमें लोग भौतिकवादी, मेटेरियलिस्टिक बहुत है। उनको करोड़ रुपया चाहिए, बिना कुछ किए पानी में सिक्का फेंक दो और करोड़ रुपया मिल जाए। ये फैक्ट है। और ऐसे ही लोग ये रील्स देखते हैं और उपाय भी करते हैं। बिल्कुल, और करते हैं, और उसके बाद वो ज्योतिष को गाली देते हैं, ज्योतिष को भी गाली देते हैं, उनका विश्वास भी उठता है। फिर उसके बाद वो ये रीलें देख देख के बाद में कमेंट कर, अब रीलों की व्यूज कम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में फैक्ट ये है कि आपको आराम या कोई भी चीज आएगी ही नहीं। सही बात है। आप मेरे को एक बात बताओ, राहु के उपाय जितने भी बताए जाते हैं, अरे मालिक मेरे, राहु वो छलिया है जिसने नारायण को छल लिया। जो राहु पर ही आपसे सवाल करने वाला, साक्षात नारायण को छल चुके हैं, जिनके मोहिनी तंत्र को, मोहिनी रूप को सारे महाराज बलि तक नहीं झेल पाए, पढ़ पाए, उसको ऐसे शख्स ने पढ़ लिया करके अपने आप को साइड अमृत पान कर लिया। आप उसको 4 नारियल से कंट्रोल कर लोगे यार? है आप में हिम्मत राहु को कंट्रोल करने की? वो इस एरा को कंट्रोल कर रहे हैं। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? टेल मी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नथिंग।
इट इज विजन बियॉन्ड विजन। राहु इज विजन बियॉन्ड विजन, इल्यूजन। आप राहु की बहुत एडवोकेसी करते हैं जी, कि राहु से बढ़िया प्लेनेट नहीं है, हीरो है वो, हीरो है कलयुग के। जी। लेकिन दुनिया जो है, जो सामान्य आदमी हो तो राहु को बुरी दृष्टि से ही देखता है कि राहु आ गया मतलब काम खराब हो गया मेरा। हाँ, पैसा नहीं मिलेगा, नौकरी चली जाएगी, कष्ट होंगे, दुनिया भर की भ्रमित कर देगा इंसान को, क्या फैसले लेने हैं। तो ऐसा क्या है राहु के अंदर कि आप इतना मानते हैं? क्या राहु वाकई में किसी को बना सकता है ऐसा? वही बना रहे हैं। इसके कितने कैसे? जीवंत एग्जाम्पल हैं। हाँ। आप एक चीज क्या देखिए, किया जाए सक्सेस के लिए फिर राहु के लिए? तो राहु को तो समझना ही, डिकोड ही नहीं किया गया ना लोगों ने, तभी तो वो परेशान है। अच्छा। क्योंकि वो राहु को एक ही चीज से समझते हैं, क्योंकि हमारी जो नरेशन है, जो नैरेटिव्स हैं, जो सेट किए जाते हैं, आप पंडितों के पास जाओ, मंदिरों में जाओ, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाओ, उनको पास एक ही हथियार है, राहु राहु राहु। राहु को ये किया, डराया, उसके साथ कुछ पूजा चेप दी, कुछ ये कर दिया, तो आपके साथ हुआ। एक्चुअली में, और मैंने जैसे कहा, लाल किताब वालों के पास जाओगे तो ये वाले उपाय मिल जाएंगे, रांगा बहाओ पानी में, नारियल बहाओ पानी में, ठीक है, कुछ 2-3 और कई उपाय तो मनगढ़ंत बनाए गए हैं जो किसी बुक्स में भी नहीं है। अच्छा, उसको खुद की रेमेडी है, खुद की है, ठीक है, स्पाइस लगाने के लिए। अच्छा, रील वायरल कैसी होगी, कुछ नई चीज, भाई 4 यहाँ से लो, 4 यहाँ से लो, 2 यहाँ से लो, उन सबको क्लब कर दो तो एक मसाला नया तैयार हो गया। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तभी तो लोगों के पास आज की डेट में ज्यादा रीलें ज्यादा हैं। अब रोज कंटेंट भी कहाँ से लाएं? इतने तो उपाय ऋषि पराशर ने भी नहीं दिए। सही बात है, कहाँ से लाएं रोजाना नया खुद का इजाद करना पड़ेगा, ठीक है, तो कुछ इजाद करना पड़ेगा, तो इजाद यही हो रहा है। तो राहु को डिकोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर राहु आपकी कुंडली में दोष लगा के बैठे हैं तो वो आपको आपके कंफर्ट जोन से धक्का देना चाहते हैं। देखिए, असुर हैं वो, ठीक है। राहु की स्टोरी को समझना बहुत जरूरी है। माइथोलॉजिकल स्टोरी में ही उनका आंसर्स छुपे हुए हैं। वो दैत्य असुर कुल में जन्मे जरूर थे, लेकिन उनके अंदर जो खून था वो देवों का भी था। इसलिए वो रिक्लेम करते थे कि भाई मेरे को जगह वो मिलनी चाहिए, आई डिजर्व। मैं, ऐसा है ना सर, मैं हमेशा से एडवोकेट रहा हूँ असुर शक्तियों का। अच्छा। असुर शक्ति, असुर तंत्र, दैव्य शक्तियों और इन सब चीजों का, क्योंकि असुरों से पावरफुल नहीं थे, कोई था ही नहीं। कोई नहीं। आप कितनी भी चीजों की डिबेट उठाकर देख लो, सच्चाई ये है कि हमारे जितने भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज है वो इससे भरी हुई हैं, ठीक है। रावण भी इनविंसिबल था सर, इनविंसिबल था, जीतना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। लेकिन कितने ही छल भी किए गए, छल ही किए गए, छल ही किए गए, उसको छल दोनों तरफ से किए ठीक है। नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ, मैं सहमत हूँ विशाल जी की बात से कि देवताओं ने बहुत छल किए हैं। इंद्रदेव अपना सिंहासन सबसे पहले छोड़ के भागते थे। हाँ। क्योंकि आप असुरों की उन ताकतों को झेल नहीं सकते कि जितनी मायावी शक्तियां, और असुर शब्द को जो है ना, डर है उसके अंदर। असुर शब्द का असली मतलब आपको पता ही नहीं है। आप अपनी जो सुर नहीं है, मतलब असुर मतलब, अब ये अगर कि जो सुर नहीं है, मैं आपको रियल मीनिंग बता रहा हूं। अघोर तंत्र से लेकर आप कितनी भी हमारी डेप्थ स्टडीज में चले जाओ, असुर शब्द का मतलब होता है द पावर ऑफ क्रिएशन। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ असुर, द पावर ऑफ क्रिएशन। उनके अंदर क्रिएशन करने की ताकत थी थ्रू डिफरेंट मायावी विद्याओं के द्वारा, डिफरेंट चीजों के द्वारा। हमारे जितने भी ऋषि मुनि से लेकर जितने भी बंदे हुए हैं वो सब बड़े बड़े तंत्र शास्त्री हुए हैं। आप ऋषि अगस्त्य से लेकर ऋषि विश्वामित्र से लेकर बड़ी बड़ी जो ये यज्ञशाला थी, ये साइंटिफिक लैब्स थी एक्चुअली में, जिनमें बड़े बड़े तंत्र यज्ञ किए जाते थे डिफरेंट चीजों को प्रकट करने के लिए। अब जैसे मैंने कहा छल की बात कर रहा था मैं, तो उसमें क्या हुआ, जब गुरु चुनने की बारी आई शुक्राचार्य और बृहस्पति में, तो वहां भी छल किया गया ना। विश्वामित्र की आंख में कुछ चुभा दिया गया, उसके बाद वो हमारी काफी चीजें छल से बेस्ड हाँ। है। आप बाली को नहीं मार सकते थे, हाँ, भगवान राम को छुप के ही मारना पड़ा, और माला डाल के उसको अलग आइडेंटिफाई किया गया। जैसे रावण की ताकत की बात हो रही थी, रावण ने महादेव को अगर प्रसन्न कर लिया, तो बिल्कुल, और उनकी प्राप्ति ले ली, बहुत बड़ी बात है। इनविंसिबल थे ये लोग, और इनकी ताकत आज भी मौजूद है। मैं अपने कितने क्लाइंट्स के साथ असुर विद्या से राहु के सबसे सुपीरियर पावरफुल रिजल्ट ला कर दे सकते। हाँ, आप राहु के बारे में बता रहे थे। राहु आप राहु की पावर को तो देखिए इस कलयुग में। वो लेडी, उसके जीवंत एग्जाम्पल, कुंभ में सिर्फ माला बेचते बेचते आज वो रोल्स रॉयल्स में भी घूम रही है। राहु का असर है सर। और कौन है प्लेनेट? एक ऐसा व्यक्ति जो कि IIT पढ़ा हुआ ड्रॉप आउट है, लेकिन वो नशा करता है, लेकिन वो अपनी बातों से इतना मंत्रमुग्ध और इल्यूजन क्रिएट कर देता है कि सारे कैमरा उसकी तरफ चले जाते हैं, लोग इंटरव्यू लेने के लिए भागते हैं और उसे IIT बाबा बना देते हैं।
और आज कहाँ है वो? राहु की ये ताकत है अर्श से फर्श और फर्श से अर्श की जर्नी मिनटों में कराने की, जो और कोई प्लेनेट करा ही नहीं सकता। दम ही नहीं है आज के। सर देखो फैक्ट है ये, हर युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, हर युग में भगवान ने, ईश्वर ने कुछ प्लैनेट्स को आधार स्तंभ बनाया है, ज्यादा अधिकार दिए गए, ज्यादा अधिकार, आधार स्तंभ बनाया है कि ये युग आपका है, ये एरा आपका है, ठीक है। तो सतयुग में सौम्य ग्रहों को बनाया गया, ठीक है। आप छोटी सी तपस्या, क्या अगर आप देखो सतयुग की बात करो, एक छोटे से भगवान और नारद मुनि तो यूं ही घूम रहे होते थे, प्रकट हो जाते थे, दे देते थे दर्शन, बात कर, पॉसिबल है आज? नहीं, संभव ही नहीं। आप दूसरे युग में आओ तो अलग ग्रहों को दायित्व दिया गया, ठीक है। जब भगवान श्री कृष्ण तक का एरा आया तो दूसरे प्लैनेट्स आ गए, क्योंकि आप देखो महाभारत का जो एरा था वो एक डिफरेंट टाइप का था, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा पाप बढ़ गया था, धर्म का दो पाँव रह गए थे। कलयुग में जो आधार स्तंभ दिया गया है वो राहु को दिया गया है। राहु इज द की ऑफ दिस प्लैनेट, ठीक है। अगर आप इस की के साथ दरवाजे खोलने जाओगे, ये मास्टर की है, तो आपके बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे। लेकिन अगर आप आज की डेट में बृहस्पति जैसे प्लेनेट से एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपको बहुत कुछ दे दे, तो वो कुछ नहीं देंगे। रीजन क्या है? वो इस में एलिजिबल नहीं है। पर इस कलयुग में जो आपने अर्श से फर्श और फर्श से अर्श वाली बात की, तो अर्श से फर्श कोई नहीं आना चाहता, तो आपको क्या लगता है कि राहु किसको अर्श से फर्श पे ले आएगा? जब आप राहु देखिए, राहु महाराज को ना समझना, क्योंकि ये ऐसी पावर है, आप समझाइए। डिकोड, मैंने क्या कहा, डिकोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा आना और उस पैसे को संभालना भी कला है, ठीक है। पैसा तो फिर भी आप ले आओगे, लेकिन उस पैसे के साथ आपको दम्भ आ जाएगा, क्योंकि राहु क्या है, जब भगवान विष्णु ने उनका सर काटा ना, तो भगवान विष्णु ने उनका सर काटा तो एक सिंबॉलिकल उसका मतलब था, ठीक है। वो मतलब किसी ने आज तक आप लोगों को या दर्शकों को या पब्लिक को एक्सप्लेन ही नहीं किया, एस्ट्रोलॉजर्स को भी नहीं पता, ठीक है। क्यों केतु को बोला जाता है कि वो मुक्तिदाता है, धार्मिक है, ठीक है, और राहु को बोला जाता है कि वो आपकी डिजायर्स हैं, क्योंकि देखो जिन विष्णु जी ने उनका सर काटा, उन्हीं विष्णु जी ने उनको वरदान भी दे दिया। जिन दो लोगों ने, आप मान लीजिए आप बहुत बड़े कल्परेट हैं, जो आज की डेट में विसल ब्लोअर के साथ क्या किया जाता है? हाँ, मार दिया जाता है, कुछ कर दिया सर, जो विसल ब्लो करता है ना, उसी को मरवा दिया जाता है। वही तो कह रहा हूं, मार दिया जाता है। आज की डेट में क्या ज्यादा है, स्कैंडल हो भी रहे हैं तो दबा दो, दबा के रखो, जो उस पे शोर मचाने लगेगा उसी को दबा दिया जाता है। चंद्र और सूर्य ने उनकी चुगली करी कि आज ही ये देखो जी, आके बैठ गया भेष बदल के, किया, बिल्कुल। सर काटा विष्णु जी ने, काट दिया, ठीक है। जिन दोनों ने चुगली करी उनको क्या देना चाहिए था आपके हिसाब से? दंड देना चाहिए था। नहीं, उनको पारितोषिक देना चाहिए था उस समय। अच्छा, क्या देना चाहिए था? इनाम देना चाहिए। तो उनको पता क्या मिला? उनको कर्ज मिल गया कि यही राहु तुम्हें ग्रहण लगाएगा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों लगता है? ये राहु ही लगाता है। एक्चुअली में राहु और केतु क्या है? चंद्रमा की नॉर्थ और साउथ नोड है, लूनर नोड्स है दो, जहाँ पे कटाव होता है, उन्हीं को बोलते हैं हम एस्ट्रोलॉजी में। इन्हीं यही लगाते हैं ग्रहण, और उनको पावर भी दे दी भगवान विष्णु ने, और ये लो जी वरदान भी लो, आपसे तुम ग्रह भी हो, ठीक है। क्यों दी? ठीक है, क्योंकि उनको मालूम था भगवान ने कोई भी कदम ऐसे नहीं उठाया। उनको मालूम था कि आने वाले युग में जो आपकी सोच है, जो आपकी थिंकिंग पावर है, वो विजन 4 गुना आगे सोचेगा तो ही वो काम करेगा। आप उठा लो जितने भी एंटरप्रेन्योर उठाने हैं। एलॉन मस्क का राहु 3rd हाउस में है, जिसको कहते हैं हाइपर इल्यूजन, हाइपर सोच। स्टीव जॉब्स का राहु बुध के साथ बैठा हुआ है, जिसमें इल्यूजन प्लस रियलिटी। आप कितने भी लोग उठा लो जिनके जबरदस्त, चंद्र केतु मौर्य का डोरमेंट राजयोग था राहु केतु द्वारा, जिसको चाणक्य ने, जो कि सबसे बड़े तंत्र ज्योतिष थे एक्चुअली में, चंद्रगुप्त मौर्य का डोरमेंट पड़े हुए राजयोग को उसने जागृत किया था तंत्र द्वारा, तब जाके उसे सम्राट चंद्रगुप्त बना दिया था। तो आप ये कह रहे हैं कि राहु आज के कलयुग के डेट में हीरो है, हीरो ही है। महेंद्र सिंह धोनी का 11वें घाव का कर्क राशि का राहु है, जिसके पास ऐसा विजन है, स्टंप के पीछे बैठ के 360 डिग्री आंखें हैं उसकी, आपने देखी हैं। तो क्या महेंद्र सिंह धोनी जैसे किसी और की कुंडली नहीं होगी? बिल्कुल सर, हर किसी की कुंडली में दम होता है, आपको पहचानना है। आप जितने भी ज्यादा अपने आप को अभागे समझते हो, आप अभागे नहीं हो। आपकी कुंडली में भगवान ने वो हिडन कोडेड मैसेज दिए हैं, जो आप
उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो अपने चार्ट मतलब में समझ नहीं पा रहे हो कि आपके अंदर। लेकिन मुझे ये बताइए किसी का राहु खराब क्या है, इसकी परिभाषा क्या है कि किसी का राहु खराब है? राहु खराब कुछ भी नहीं है सर। खराब, धर्मेंद्र जी मैं यही बात को ये क्लियर मानते करने ही आया नहीं हूँ। है ना। खराब कुछ भी नहीं है, आपकी मान्यता है खराब है। मैं आज आपके अंदर एक चीज डाल दूं, आपके अंदर बार बार बोल बोल के आप नकारा हो, निकम्मे हो, आप ये हो, आप वो, आप वो, आपके दिमाग में ही आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। एक गर्भवती स्त्री के सामने एक चित्र लगाया जाता है सुंदर से बच्चे का। हाँ बिल्कुल, हम सब लगाते हैं। हाँ लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि आपका बच्चा ऐसा ही पैदा हो, भले ही आप कौवे जैसे दिखते हो, हाँ। आप खुद शक्ल से कबूतर हो, लेकिन आप चाह रहे हो एक अंग्रेज का बच्चा लगा कि बच्चा वैसा पैदा हो। लेकिन आयरनी आप देखिए, जब बच्चा पैदा होता है ना तो हम क्या बोलते हैं, अरे यार ये फोटो कितनी सुंदर लगा रखी थी, वैसा सा ही लग रहा है। हाँ। क्यों? क्योंकि आपका जो साइको हिल्यूसिनेशन है, उस पिक्चर को देख के आप उसी के सामने एक वॉर पिक्चर लगा दो, एक रोती हुई औरत की तस्वीर लगा दो, और आपके सामने मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी चेयर यहाँ पे है, मेरे सामने एक ऐसी पिक्चर लगा दो जो डिप्रेसिंग है, और मैं लगातार उसको 8 घंटे देखता रहूं, क्या होगा? दिमाग पे असर पड़ेगा, आदमी उस पर खो जाएगा, उसी में बह जाएगा। आपके अंदर ये चीज बोई जा रही है कि आपका खराब है, खराब है, खराब है, और धीरे धीरे आपको हर काम में ये लगने लग जाता है कि मैं कुछ भी करूंगा बर्बाद हो जाऊंगा। इसका मतलब आपकी नज़र में राहु खराब नहीं है ही नहीं। मेरी नज़र क्या, वो है ही नहीं, एक्चुअली में नहीं है। उनको बस डिकोड करना है। अगर आपका राहु चंद्रमा जिनकी कुंडली में योग बना हुआ है, जिनको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, आप मिरर रिचुअल स्टार्ट कर दो। मैं बताकर जा रहा हूँ आपको कितना जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। बताइए। अघोर मानस संहिता में मैंने इसका जिक्र किया है। क्या है? आप अपने सामने अक्ष, आपका अक्ष ही सब कुछ है। आप एक काले रंग का शीशा लीजिए, उसके सामने बैठिए, काला रंग के कपड़े पे काले रंग का शीशा बिछाइए, अमावस्या चूज कीजिए, कृष्ण पक्ष चूज कीजिए। ठीक है। 15 दिन लगातार कृष्ण पक्ष पे पहली तिथि को स्टार्ट कीजिए, सामने बैठ के काले तिल सामने ऐसे डालते रहिए, राहु माया विमोचनाय स्वाहा, राहु माया विमोचनाय स्वाहा। 15वें 16वें दिन आप बिल्कुल जिंदगी पलट जाएगी आपकी। अच्छा, ये कहीं वैसा ही तो नहीं है लाल किताब टाइप उपाय? ढूंढ लेना कहीं मिल जाए तो ये आपकी अपनी रेमेडी है? ये हमारे अघोर तंत्र की रेमेडी है, जो अघोर मानस संहिता से मैंने आपको बताई है। आप अघोर की बात बार बार कर रहे हैं, मुझे इसी पे एक सवाल आ रहा है कि ब्लैक मैजिक और तंत्र दोनों में कोई फर्क है? बिल्कुल, बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, जब भी हम तंत्र की बात करते हैं ना, हमारी आदि जो जनमानस है उनके, जैसे मैं अपनी कंसल्टेशंस में भी तंत्र का जिक्र करता हूँ ना, कई लोग बड़ा घबरा जाते हैं क्योंकि तंत्र शब्द से उनको ऐसा लगता है खोपड़ियाँ, काला जादू, तो आता ही है, ब्लैक मैजिक तंत्र दोनों में ही आता है, नेचुरल है। ठीक है, मैं इसमें किसी का दोष भी नहीं देता। तंत्र इज, मैं अपनी टर्मिनोलॉजी बताकर जा रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल माय टर्मिनोलॉजी। तंत्र इज एनर्जी इंजीनियरिंग। अच्छा, इसका असली मतलब यही है, ऊर्जा की री इंजीनियरिंग करना। सर, जब आप तंत्र और ब्लैक मैजिक में बहुत फर्क होता है, दोनों अपने आप में ही अलग चीजें हैं। ब्लैक मैजिक की ब्रांच भी है तंत्र, वहां पे भी तंत्र का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहां पर उद्देश्य अलग होता है। अच्छा, आपको हानि पहुंचाने की कई कारी चीजें वहां पर की जा सकती हैं। लेकिन जब तंत्र की बात आती है तो तंत्र पॉजिटिव वे में आपकी ऊर्जा को री एनर्जाइज और रिक्वांटाइज करने के लिए किया जाता है, और वो मंत्रों द्वारा किया जा सकता है, यंत्रों द्वारा किया जा सकता है। मंत्र, यंत्र और तंत्र ये साथ चलते हैं। ठीक है, तो आप मंत्रों की शक्ति द्वारा भी कर सकते हो और यंत्रों की भी कर सकते हो। जब आप सही नक्षत्र, सही समय, सही आसन और सही मुख करके जब आप मंत्रोच्चार करते हो तो मंत्र ब्रह्मांड की नाद में जाकर सीधा लगता है और वहां से रिजल्ट देता है। तो तंत्र और ब्लैक मैजिक में बहुत बड़ा फर्क है। तो किसी को अगर ब्लैक मैजिक हो रखा हो और वो ब्लैक मैजिक हटाने के लिए जो तंत्र क्रिया की जाती है उसको आप क्या बोलते हो? ब्लैक मैजिक भी ब्लैक मैजिक से ही हटाया जाता है। ठीक है, अच्छा, उसका तंत्र से कोई मतलब नहीं? तंत्र प्रोसीजर वही है सर। तंत्र, एक तंत्र होता है कि आपने कोई एक यज्ञ कर रहे हैं, अगर आप कोई बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा आप अनुष्ठान कर रहे हैं, वो भी अभिमंत्रित मंत्रों द्वारा ही किया जाता है, उसे तंत्र ही कहा जाता है, तंतु विज्ञान है ये। ठीक है जी। और अगर आप कोई वामाचार विधि से किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए पुतली क्रिया कर रहे हैं या मारन क्रिया कर रहे हैं, वहां पे
कर वो भी तांत्रिक, उनको भी तांत्रिक कहा जाता है, लेकिन वो जो प्रैक्टिस कर रहा है वो किसी को उसकी जो नुकसान पहुंचा, उसकी जो इंटरनल थॉट प्रोसेस है, ध्येय है, वो डिफरेंट है, वो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है। आप क्या करते हैं? मैं सिर्फ और सिर्फ अगर किसी पे ब्लैक मैजिक है, मेरा काम सिर्फ है हील करना, ब्लैक मैजिक को रिमूव करना। वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम ऑफ अघोरीज एंड तांत्रिक्स आई हैव, जो कि हम रिमूव करने का काम करते हैं। अच्छा, अगर कोई करवाने आता है तो उसको जो गालियां पड़ती हैं मेरे से वो अलग लेवल की पड़ती हैं। आते तो होंगे लोग, आते। मैं कितनी पॉडकास्ट में जिक्र करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने लास्ट टाइम पॉडकास्ट में मैंने कहा कि मैंने एक ऐसा तंत्र देखा अपनी लाइफ का पहला, डिस्कवर किया, जो कि मालूम ही नहीं था, खूंटी तंत्र। ठीक है, ये क्या है? बाय डायरेक्शनल तंत्र था सर, जिसमें जितना ज़्यादा आप उसे निकालने जाओगे ना, उतना ज़्यादा वो और तकलीफ देगा। अच्छा, और गहरा हो जाता है सर उसका। एक यूनिडायरेक्शनल तंत्र होता है, एक बाई डायरेक्शनल तंत्र होता है। हाँ। यूनिडायरेक्शनल तंत्र एक तरफा किया गया वार, जिसको आप काट दो तो ठीक है। ये तंत्र ऐसा था जो कि बाई डायरेक्शनल था, जिसमें खूंटी वर्ड समझते हैं, हाँ, ऐसे हाँ। ऐसे करके ना कस दी जाती है जगह 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 जगह, और बहुत कम प्रैक्टिशनर है इसके, बहुत कम। ईश्वर की कृपा मुझ पर हमेशा ये रही है कि कभी मेरे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं जिन पे मुझे ईश्वर की मदद भी मिल जाती है कि उनको रिमूव करने वाले लोग भी मिल जाते हैं। उसकी मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि मेरे साथ जो वाक्य हुआ था वो कुदरत का था। मेरा खुद का चार्ट बड़ा कॉम्प्लेक्स चार्ट इसी तरह से बना हुआ है। तो मैंने उसका प्रैक्टिशनर जब ढूंढा, तो जब हमने उस तंत्र को डिस्कवर किया, पहले तो मेरा दिमाग खराब हुआ कि कैसा टाइप का तंत्र है। फिर जब हमने उसे निकालने की कोशिश की तो उस बंदे को रिमूव करते वक्त भी उतनी तकलीफ हुई जो तंत्र से कई गुना ज्यादा। और जब वो हील तो हो गया, लेकिन उसको निकालने में भी इतनी तकलीफ हुई। जब मैंने इसके बारे में जिक्र किया तो उस पॉडकास्ट के बाद मेरे पास कितने लोगों का फोन आया जो करवाना चाहते थे अपने किसी दुश्मन के लिए। गजब गजब लोग हैं दुनिया में। और मैंने फटकार लगाई थी बड़ी जबरदस्त कि आज पैसा देने को कह रहे थे, मुंह पे जो मांगना सर आप डिमांड करो, आपको क्या चाहिए। तो मतलब किसी पे हो रखा है, हमारे दर्शक अगर सुन रहे हो, किसी पे वैसा कुछ हो रखा होगा तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप तकलीफ में हैं आपके ऊपर। और देखिए, मेरी साइंस बैकग्राउंड रही है, मैंने इतने साल जॉब करी, इतने साल बड़े बड़े विदेशों में रहा हूँ, मैंने बड़े बड़े शैमन से लेकर वुडू आर्टिस्टों के साथ मेरे कनेक्शंस रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं और लोग सफ़र कर रहे हैं, लेकिन उसको सही तरीके से आइडेंटिफाई करना, डायग्नोस करना। सबसे पहले तो तंत्र की वैरायटी बहुत सारी है। आप किसी के पास जाओ, वो कहता है काला जादू हुआ है। आज के ज़माने में आप देखो, काले कपड़े धार के, यहाँ पे लंबे केश लगा के, एक गेटअप लेके यहाँ बैठ जाओ, टीके लगा के इतने बड़े, दैट डजंट मीन्स यू आर वेरी पावरफुल। आपका जो अपीयरेंस है वो डिसाइड नहीं करता है। बिल्कुल नहीं करता, लेकिन लोग इसी के जरिए कर रहे हैं, अपीयरेंस को दिखा करके कर रहे हैं। अगर आप मेडिकल साइंस में किसी डॉक्टर के पास जाए हैं अपनी तकलीफ लेके, तो जब तक वो आपको सही डायग्नोसिस नहीं कर लेगा, तब तक आपका इलाज कैसे कर सकते? नहीं कर सकते। उसी तरीके से तंत्र को डायग्नोस करना पड़ता है कि आपके ऊपर किया क्या गया है। मारन में तो कितनी टाइप की वैरायटीज हैं, बहुत सारी हैं। अब मारन कैसा किया गया आपके ऊपर, मैं आपको अभी एक बता रहा हूँ, अभी रिसेंट की बात है। हमारे क्लाइंट का पैसा बिल्कुल, मतलब कहाँ वो BMWs और मर्सिडीज में घूमा करते थे और आज वो पैसे के लिए मोहताज है। कितने दिनों में? लेकिन मेरे पास जो आए तो उन्होंने बताया था कि उनको लगभग 2 साल से परेशानी है। ठीक है। तो जब वो और उन्होंने ये भी कहा कि मैं बड़े बड़े तांत्रिकों और इनके पास जा चुका हूँ, मेरा कुछ हुआ ही नहीं ना, मेरे पास पैसा मैंने बहुत लगा दिया है, लेकिन मेरे को कोई रिजल्ट आ ही नहीं रहा। मैंने कहा ठीक है, मेरी सबसे पहले एक ही चीज़ रहती है, मैं मुंह पर एकदम कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता जब तक मैं डायग्नोस ना कर लूँ। मैंने कहा जी ऐसा है, मेरी को प्रोसेस लगेगी पूरी, मुझे डायग्नोस करना पड़ेगा कि आपके ऊपर किया क्या गया है। मैंने अपने एक के पास भेजा, उसको नहीं समझ में आई, दूसरे के पास भेजा, तीसरे ने डीप साधना से ये पता लगाया उसके ऊपर उलूक तंत्र का प्रयोग किया गया है। उलूक ये क्या होता है? उलूक तंत्र उस बंदे से उसी की मनी ली गई करने वाले ने। उसी क्या, जैसे आपको मुझे बांधना है तो मैं आपसे कहूँगा अरे अभिषेक जी जरा थोड़ी पैसे दीजिएगा, मुझे ज़रूरत है। तो आपने मुझे 500 रुपये या जो भी दिए, मैंने तुरंत आपसे लिए, आप ही के हाथ से। फिर उस 500 रुपये ले जाके मैंने तांत्रिक को दे दिए। अच्छा। ये जी ये
इनसे मिल गए पैसे इनके हाथ से। ठीक है। आप लेवल समझना तंत्र का कितने खतरनाक लेवल पे काम कर रहे हैं आज की डेट में पब्लिक। उसी पैसे को उल्लू, जीवित उल्लू के गर्दन के हलक से नीचे उतार दिया तांत्रिक ने अभिमंत्रित करके, और उस उल्लू को शमशान में गाड़ दिया। अरे बाप, खोल लो, अब दुनिया का कोई बंदा नहीं खोल सकता जितना मर्जी। मतलब ये सब सच है, होता है हो रहा है सर। आप जिस एरा में रह रहे हो आज की डेट में, इससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ें लोग कर रहे हैं। अगर आपको मैं, चलो मेरी आपके पास पहुंच नहीं है, मैं आपको खिला कुछ नहीं सकता, तंत्र में खिलाया जाता है ना आपको। अगर करना है तो आपको आपके पेट में उतारना जरूरी है, ठीक है। मुझे आपको 1 किलो या आधा किलो खिलाने की जरूरत नहीं है। इसको पता है कैसे किया जाता है, कैसे कर रहे हैं लोग तांत्रिक, कितने शातिर तरीके से। हाथ पे मला शमशान की राख। ज़्यादा हमारे क्यों कहते हैं हाथ जोड़ो जी, हाथ ना मिलाओ, क्योंकि आप जब नमस्कार करते हैं तो आप दूर से कर रहे हैं, लेकिन हम क्या है, शेक हैंड कर रहे हैं। अब एक बिजनेस विरोधी ने दूसरे बिजनेस विरोधी को दबाना था, क्योंकि वो ज़्यादा ग्रो कर रहा था, उसने उसी राख को हाथ पे मिला, जाके अपने फ्रेंड से हैंडशेक किया। आपको तंत्र से बांधना है ना, तो पावरफुल तंत्र का एक किणका भी आपके पेट में उतर गया ना, मसानी राख, जिसने कलुआ मसान को साध रखा है, और उस कलुआ मसान की राख को के एक किणके को आपके पेट में उतार दिया, खत्म है कहानी आपकी। और वो चीज जब वो हाथ मिला लेता है तो वो आ गया। अब उससे जब भी वो खाना खाएगा आप जाएगा। आप देखिए, नॉर्मली आप अपने थोड़ा बहुत मुंह में डालेंगे या कहीं डालेंगे, स्किन के थ्रू एब्जॉर्प्शन तो होता ही है, हमारी स्किन एब्जॉर्ब करती है, वो जाएगा आपकी बॉडी में। और ज्यादा बात है, आपकी दुकान को बांधना है, आपने अपने यही चीज शू में लगाई और अंदर घुस जाओ उसके। अच्छा, फिर उलूक वाला क्या हुआ? उलूक वाला केस, उलूक तंत्र में यही था, उसको उसके हलक से उतार के उन्होंने गाड़ दिया था और उसकी लक्ष्मी को बांध दिया गया था। फिर अब हमारे डायग्नोसिस यही हुआ कि भैया अब इस तंत्र को ऐसे किया गया और इसको उतारना पड़ेगा। तो वही उतारे किए गए, उलूक तंत्र के काट की गई। यहाँ मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि ब्लैक मैजिक सिर्फ ऊपरी एक अम्ब्रेला है, उसके नीचे बहुत सारी ब्रांचेज हैं। आपने सिर्फ आज की डेट में क्या कह दिया, आज की डेट में क्या हो रहा है, लोग जाते हैं जब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता ना, यार ये ग्रह है, ये वो है, तो वो सीधा एक ही हथियार चलाते हैं, या तेरे ऊपर काला जादू हो रखा है। अबे काला जादू हो रखा है, आप पहले बताओ तो सही क्या हो रखा है। और मैं आपको फैक्ट बताऊं, अगर आपके ऊपर काला जादू नहीं भी हो रखा ना, कई लोग तो इतने पागल है, वो कहते हैं जबरदस्ती पीछे पड़ जाते हैं हमारे, सर आप यही बोलोगे हमारे ऊपर हुआ हुआ है। मैं अपने क्लाइंट्स को, एक मेरे पास आया, मैंने उसका चार्ट देखा, मैंने कहा आपके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं हो रखा, मैंने डायग्नोज भी करा लिया, यू आर फाइन, आपके ये चार्ट की प्रॉब्लम है, ये प्लैनेट्स को हमें सेटल डाउन करना है। भाई साहब वो तो मेरे पीछे पड़ गया कि आपको देखना नहीं आ रहा, मेरे को तो बोला है एक ने कि मेरे ऊपर हुआ रखा है। मैं कहा यार नहीं हो रखा, जबरदस्ती, वो खर्चने को तैयार था। ही इज लाइक सो मच लाइक पीपल आर लाइक दैट। तो कि कहने का भाव मेरा यही है कि डायग्नोस करना, क्योंकि आपकी वैरायटी बहुत है, और ऐसे रेयर तंत्र से अगर आपको बांध रखा है ना, तो अगर आप सफ़र कर रहे हैं, आपका सडन चलता हुआ, सिम्टम्स की बात कर ले, आपका सडन चलता हुआ बिजनेस रुक गया है, सडन आपके ऊपर मुसीबतें आ गई हैं, कोई भी काम कर रहे हो वो नुकसान हो रहा है, तो आपको जांच करवानी चाहिए। अघोर मानस संहिता लिख रहे हैं आप, वो तो बीच बीच में कई बार हमने जिक्र भी किया। तो उस किताब में ऐसा क्या अनकहे तंत्र पर या अनसुने तंत्र पर चीज़ें आप लिख रहे हैं जो लोगों को नहीं पता है? ऐसा क्या उसमें चीज़ें छुपी? देखिए, वो बुक नहीं है, वो आप समझ लीजिए वो रहस्य की कुंजी है, वो एक ऐसी चाबी है जो कि कितनी चीज़ों को अनलॉक कर देगी। और इस बुक का जो मेन जिस्ट है, जो मेन चीज़ें हैं, वो मनी रिलेटेड ही हैं, रिवॉल्विंग। अच्छा। मैंने इसमें कोई भी ऐसी चीज़ पे जिक्र नहीं किया कि किसी को नुकसान पहुंचाना हो। अच्छा। ये सात्विक और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वे है आपको अपने ऊपर ही री इंजीनियर करने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, जब हम बोल रहे हैं अघोर तंत्र, अघोर मानस संहिता, या हम तंत्र की बात कर रहे हैं, तो कई लोगों के दिमाग में आ जाएगा कि हम कोई ऐसी काली विद्या की बात कर रहे हैं जिससे कि हमारे को नुकसान पहुंचेगा। नहीं, मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, मैं इस सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर चुका हूँ और आपके सामने बैठा हूँ जीवंत और बिल्कुल प्रॉस्पर, क्योंकि ये चीज़ मैंने इस तरह से डिज़ाइन कर रहा हूँ और लोगों को करवा रहा हूँ कि ये अपने ऊपर ही री इंजीनियर करने की एक विधा है। ठीक है, जिसमें क्रियाएं हैं। अब क्रियाएं भी हैं और इसमें कई ऐसी चीज़ों को मैं करके भी देता हूँ। जैसे मैंने
खुद से पहन रखी हैं चीज़ें, इस टाइप के हम लोगों को भी करके देते हैं। कुछ कीज़ हैं जिनको बना कर देते हैं। रत्न गर्भ विद्या के द्वारा हम इसके अंदर वही चीज़ की जान डाल के करके देते हैं। जैसे कई लोग हैं ना जो खुद नहीं कर सकते, उन असमर्थ हैं या उनसे वो विधा सही से हो नहीं पाएगी, बिल्कुल ठीक है, तो उनको उनके लिए हम करके देते हैं। आइडिया है रिजल्ट ला कर देना। अब इसमें क्या क्या है, शैडो मिरर थ्योरी, वेताल सिद्धि, अघोर कुबेर, अघोर लक्ष्मी द्वारा पूर्व जन्म का जो मैं जिक्र कर चुके हैं, हम पूर्व जन्म का पैसा कैसे ला कर देना है, या हमें आगे के लिए अपनी शैडो के अंदर हमारी सारी चीज़ें उसको अपने साथ ले लेकर चलना। हमारे अघोर तंत्र में कहा जाता है कि आपकी जो परछाई है वो हर कर्म को नोट कर रही है और हर चीज़ को पल पल दर पल देख रही है। जो आप कर भी रहे हो और करने वाले हो वो भी उसके पास है। हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो उसने राक्षसनी ने हनुमान जी को भी पकड़ सकती थी, लेकिन उसने उनकी क्या पकड़ी, छाया पकड़ी। सबसे ज्यादा ताकत किस में होती है, छाया में होती है। और राहु क्या है, छाया ग्रह है। सर ये लिंकेज है सारी। दिस इज हाउ ब्यूटिफुल इट इज कनेक्टेड, द शैडो मिरर थ्योरी। आप जितना शैडो के पीछे भागेंगे, जितना आप शैडो को कॉन्क्वर कर लोगे। आप नाम की बात कर रहे थे, इस विधा में नाम को उल्टा कर कर लिख कर सबसे जबरदस्त तंत्र किया जा सकता है रिजल्ट लेने के लिए। अगर आपका पैसा फंसा हुआ हो तो, अच्छा, अगर आपका कोई पैसा फंसा हुआ है, ऋणदाता कोई ऐसा है, या आपको अपना ऋण उतारना भी है, तो नाम को उल्टा कर कर उसके साथ तंत्र द्वारा प्रयोग करके आप रिजल्ट बड़ा अच्छा ले सकते हो। और उसके साथ एक और जुड़ता हूँ, फास्ट ले सकते हो। इस किताब में आपने उपाय बताए हैं या क्या लिखा है आपने? तरीका है, तरीका लिखा है कैसे करना है। और साथ ही साथ नहीं कर सकते तो कई ऐसे यंत्रों का जिक्र है जिसे यंत्र को बना कर दिया जा सकता है। कब तक मिल जाएगा मार्केट में, किताब कब तक आएगी या कैसे? कोशिश पूरी है और जल्दी इसका फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी, लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो पूरी करनी है जो दर्शक। लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि मैं इसको एज सच पब्लिकली अवेलेबल नहीं करना चाहता, क्योंकि प्रयोग वो होने चाहिए जहाँ पर मैंने आपको बताया, मैं एक ग्रुप ऑफ पीपल को मैंने चूज़ किया, उनके साथ ही मैंने प्रयोग किया। तो इसको बहुत तरीके से करना है, क्योंकि ऐसी जगह पर ना पहुँचे जहाँ पर कोई गलत इस्तेमाल ना हो। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ही पावरफुल वे में किया जा सकता है। मतलब आप ये डिसाइड करेंगे किताब किसको देनी जी, तब देंगे, ऐसे नहीं। मुझे मनी से कोई लेना देना नहीं है। ये बुक का एक मीनिंग है, ये बुक का एक मकसद है। और विशाल जी, एक ऐसा सवाल है कि 3 चीज़ें मैंने देखी है, क्रिस्टल्स, जेम्स और रुद्राक्ष। आपकी नज़र में कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है तीनों में? सबसे पावरफुल की बात करें तो जेमस्टोन से पावरफुल कोई चीज़ नहीं बनी, ठीक है। लेकिन इसका एक कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा कि रत्न शास्त्र या रत्न जो हैं, अगर आप देखें, आज से हम आज की बात नहीं करते, ज़्यादा दूर नहीं जाते, 300-400 साल पहले की बात कर लेते हैं। रत्न सिर्फ और सिर्फ किसकी पोजीशन में होते थे? राजा की। ठीक है। ये राजाओं, इनको रत्न क्यों बोला गया? क्योंकि राजाओं की ही पोजीशन में होते थे। और इनके जो कुलगुरु होते थे, कुलगुरुओं के पास एक ऐसी विद्या थी जिससे कि वो रत्नों को इस टाइप से जागृत करते थे या इस टाइप से एनर्जाइज करते थे कि राजा की ताकत बढ़े। ठीक है। ये विद्या और ये चीज़ जो है लुप्त होने की कगार में थी, लेकिन कुछ ही लोग इसको जानते थे। तो हमारे जो गुरुदेव थे परम पूज्य, उनको किसी सिद्धार्थ से ये नॉलेज पास ऑन हुई। रत्न गर्भ विद्या इसको बोलते हैं। ठीक है जी। इसका कॉन्सेप्ट भी यही है और ये सदियों से चला आ रहा है कि कुछ रत्न ऐसे होते हैं जिनके अंदर गर्भ छुपा होता है नीचे, और वही काम करते हैं। अच्छा, ठीक है। जैसे औरत की, फीमेल की एक गर्भ शक्ति होती है जिससे वो गर्भ धारण करती है, उसी तरह से रत्नों के अंदर एक गर्भ छुपा होता है उनके नीचे। ठीक है जी। जब हम इस विद्या से, जैसे आपके लिए मुझे रत्न ढूंढना है, तो सबसे पहले रत्न को पहचानने की विधि, ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चनेबल चीज है। अगर आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, आपका रत्न काम ही नहीं करेगा। इसी वजह से हमारे यहाँ पर ज़्यादा परेशानी है कि लोगों को यही बोलते हैं कि हमने शनि का पहन लिया तो शनि ने हमारी टांग तोड़ दी। अरे भाई, शनि आपकी टांग नहीं तोड़ रहे हैं, शनि टांग नहीं तोड़ते हैं, उनका काम टांग तोड़ना नहीं है। नीलम आपको नुकसान दे दिया। नीलम ने नुकसान क्यों दिया? क्योंकि आपका सिलेक्शन ऑफ द जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजर द्वारा गलत था।
लेकिन रत्न गर्भ विद्या एक ऐसी विद्या है जिसमें मैं इतने सालों से करता आ रहा हूं और रिकॉर्ड है हमारा कि आज तक कब हमारा जेमस्टोन फेल नहीं होता है। क्या है ये विद्या सर? इसमें जेमस्टोन जो है आपकी फोटो, नाम और गोत्र अगर पता है तो, नहीं तो कश्यप गोत्र इज द फोरमोस्ट गोत्र। अच्छा। जिसके द्वारा, जिसकी हम संतानें हैं, उस गोत्र से आपका जेमस्टोन्स में से जो कितने भी जेमस्टोन है उसमें से पर्टिकुलर जेमस्टोन को ढूंढा जाता है, ठीक है, जो आपके ऑरल वाइब्रेशंस को मैच करता है। जब ये जेमस्टोन आपका सिलेक्शन होता है, उस जेमस्टोन में गर्भ होता है नीचे, उस गर्भ को साइंटिफिकली वे से मंत्रों द्वारा उस गर्भ को की पंखुड़ियां खोली जाती है। वो गर्भ जैसे आपका मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक है, उसी तरह से जेम की भी इसी तरह से स्टेप्स है। अच्छा। उसी तरह से गर्भ यूं वर्टिकल रोटेशंस के साथ ऊपर आता है, जेम में खुलता है। जेम के अंदर जो हमारी एनर्जी डालनी होती है वो हम डालते हैं, और जो निकालनी होती है उसे निकाल कर बाहर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको जेम रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा, मैं आज उसका खुलासा करने जा रहा हूँ। आपको कहा गया कि आप बृहस्पति का पुखराज पहन लीजिए, ठीक है। अब आपने पुखराज तो आपको कह दिया गया, लेकिन ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर कॉपी बुक स्टाइल में ही बताते हैं, 1 5 9 का पत्थर पहना देते हैं, मतलब पहले भाव का, पंचम भाव का, नवम भाव का, ये किताबों में लिखा गया है। लेकिन वो ये नहीं देखते कि अगर आपका बृहस्पति राहु केतु के एक्सिस में है या उसके ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट आ रहा है प्लैनेट्स का, तो वो जेमस्टोन जब आप धारण करेंगे तो वो आपको रिजल्ट नेगेटिव देगा। लेकिन अगर उसी बृहस्पति में से हम राहु की ऊर्जा को किसी तरह से बाहर निकाल लें, नेगेटिव, और पॉजिटिव ऊर्जा डाल दें, प्योर फॉर्म ऑफ जुपिटर की एनर्जी डाल के उसके पेटल को क्लोज करके आपको पहना दे, तो वो जेम आपका जेम नहीं रह जाएगा, वो आपके लिए एक ऐसा टाइमलेस वेपन हो जाएगा जो आपको क्विकली सफलता की ओर लेकर जा रहा है। फर्क पड़ता है उससे जबरदस्त। मैं देख रहा हूँ आप भी बहुत सारे स्टोनी जेम्स ही हैं, और अगर आप मेरे जेमस्टोन्स देखें तो इनमें एक चमक और एक चीज अलग है, क्योंकि ये नॉर्मल गर्भ वाले जेमस्टोन है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज ही पहने हैं, ये बहुत पुराने हैं, लेकिन इनके गर्भ जागरण की वजह से इनमें पावर बहुत है। और आप खास चीज अगर नोट करेंगे कि मैंने बृहस्पति का पुखराज लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में पहना तो शुक्र के लिए कहा जाता है, जबकि सारे लोग यहाँ पहनते हैं इस फर्स्ट फिंगर में। और मैं आपको इसका स्ट्रॉन्ग लॉजिकल आंसर देकर जा रहा हूँ कि वो सब बकवासबाजी है, क्योंकि उसको ये बोला गया है पामिस्ट्री में कि ये बुध गुरु का बृहस्पति का बुर्ज है, यहाँ पहनाओ। आप मुझे ये बताइए, आपने आज तक कितनी ही पूजाएं की होंगी, क्या इस फिंगर का प्रयोग आपने पूजा में किया है किसी भी आहुति में? ये वर्जित फिंगर है। और बृहस्पति कौन है? देवगुरु है। देवगुरु, ब्राह्मण सबसे बड़े, उनको फिर आप यहाँ क्यों पहनाते हो? जब ये वर्जित ही है, उंगली ही वर्जित है, तो आप इसको क्यों पहना रहे हो? ये आपका अपना लॉजिक है ना? लॉजिक नहीं सर, ये ही असलियत है। ये फिंगर तमस प्लैनेट्स के लिए सबसे तेज एक्ट करती है। और ये जो दोनों फिंगर्स हैं, आप अपनी एंगेजमेंट रिंग भी यहीं डालते हो, क्योंकि इसकी नाड़ी जो है सुषुम्ना से कनेक्टेड है। यहाँ पर जो प्लैनेटरी इंटेंसिटी होती है गर्भ की, वो इतनी तेजी से पहुंचती है कि आपको बॉडी में असर बड़ी तेजी से आता है। आपने रुद्राक्ष को क्यों नकार दिया? मैं देख रहा हूँ रुद्राक्ष भी आप पहने हुए। रुद्राक्ष को नकारा नहीं है मैंने, मैं उस पे आ रहा हूं। तीनों में पावर पूछा, आपने बोला जेम्स। मैंने सबसे पहला जेमस्टोन बोला, सेकंड पावरफुल है रुद्राक्ष। देखिए रुद्राक्ष, आपको रुद्राक्ष का एक पर्पस है, एक तो ये हार्मलेस है, कोई भी पहन सकता है, ठीक है जी। दूसरी चीज है आप कौन से मुखी का पहन रहे हैं। जैसे मैंने अभी ये जो रुद्राक्ष पहना हुआ है, ये मैंने अभी के अभी इसी सावन में रुद्र तारा मंत्रों से एनर्जाइज करके और एक स्पेशल पर्पस के साथ इसको डाला। अगर आपके एनर्जाइज्ड और असली रुद्राक्ष आपने धारण किया हुआ है तो आपको नेगेटिव एनर्जी से तो बहुत ही स्ट्रांगली बचाता है। ठीक है। मैं ये देख रहा हूँ कि आपने विशाल जी बहुत सारे पहने हुए ये रत्न, तो क्या हर ग्रह का रत्न पहनना जरूरी है किसी को? देखिए मैंने तो वो भी रत्न पहने हुए हैं जो मेरे को कोई और एस्ट्रोलॉजर देख के बोलते तो वो कहेगा मर जाएगा उसे उतार दे। मेरे हाथों में तो वो रत्न है जो कि मेरे कुंडली के हिसाब से ज्योतिष तो इसे नकार ही देंगे कि भैया तेरा तो बुरा हाल हो जाएगा, पहन के कैसे बैठा हुआ है, ठीक है। तो मेरी स्टोरी तो अलग है। मैं जेमस्टोन का इस्तेमाल बहुत ही कायदे से और तरीके से करना जानता हूं कि जैसे ही आपको अगर भूख लगी है, सर एक छोटा सा एक क्वेश्चन, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन देने का तरीका दूसरा रखता हूँ जो आम आदमी को समझ अच्छा होना भी चाहिए। हाँ। अगर आपको भूख लगी है और आपको त्वरित खाना चाहिए, लेकिन मैं उसे सिम पे कर दूं और फिर पकाऊं,
तो कितनी देर लगेगी और आपका क्या हाल होगा? वक्त लगेगा, गैस को तेज करनी पड़ेगी, तेज करना पड़ेगा। अगर आपकी दशा अच्छी है और हमको दिख रहा है कि इस दशा में आप बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट ले सकते हो इस टाइम फ्रेम में, तो आपको गैस की आंच को तेज करना पड़ेगा। इसका मतलब इस समय अगर मेरा शुक्र चल रहा है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये रिंग अभी पहनी है कुछ ही समय पहले, कुछ महीनों पहले मैंने देखा कि मेरा शुक्र बहुत पावरफुल वे में वर्टिकल स्पिन के साथ क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में करता हूँ। जब अगर दर्शक चाहेंगे और कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट आपके साथ उस तथ्य के साथ आऊंगा, क्वांटम एस्ट्रोलॉजी जो कि साइंस के साथ बेस्ड है, क्वांटम फिजिक्स। 2-3 बार इन्होंने बोला, मैं सोचा कि पूछूं, मैं बोलूं। हाँ, क्वांटम फिजिक्स के साथ बेस्ड है। अच्छा, ठीक है। तो क्वांटम, मैंने जब उसका क्वांटा निकाला तो उसका जो क्वांटा था वो पॉजिटिव स्पिन में आ रहा था, तो मैंने उसी समय रत्नगर विधि से इसके गर्भ को जागृत करके उसकी क्वांटम के थीटा को और बढ़ाया mc² से और उसके साथ इसको धारण कर लिया लेफ्ट हैंड में, और मेरे रिजल्ट पिछले 4 महीने में जबरदस्त है। तो आप अविश्वसनीय बातें लगती हैं जिस तरह की आप बताते हैं। तो किसी को रत्न जो पहनना है, बहुत से लोग राशि के अकॉर्डिंग रत्न पहनते हैं, वो सबसे बड़ा बेवकूफाना बनती है। क्यों? क्योंकि राशि के हिसाब से रत्न कभी भी नहीं पहनने चाहिए, वो रिजल्ट ऐसे नहीं देते हैं। आपको रत्न हमेशा आपकी दशा अनुरूप पहनने चाहिए। अच्छा, अगर आज सरकार बीजेपी की है तो कांग्रेस क्या कर लेगी? कुछ भी पेपर साइन करके कोई भी लॉ पास कर सकती है। जब आज गवर्नमेंट बीजेपी की है तो डिसीजन भी बीजेपी लेगी। तो अगर आज बृहस्पति की दशा है तो मेरी राशि चंद्र, आप राशि की बात कर रहे हो तो राशि मतलब चंद्रमा जिस राशि में उसका मतलब होता है। तो चंद्रमा अगर मंगल की राशि में बैठे हैं, ठीक है, अब हमारा मंगल बैठा है ऐसी जगह पे जहां तांडव मचा रहा हो, अब आपने उसको राशि रत्न पहना दिया कि भैया तू मंगल का मूंगा पहन ले, तो भाई साहब उसकी तो जिंदगी में भौचाल आ जाएगा। यही गलती होती है। आपको अगर पहनना है तो सबसे पहले दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा का पहनिए। सर इसमें भी आप देखो कितनी, मैं बहुत ज्यादा चीजें हो जाएगी, बताया जा रहा हूँ। देखिए 3 लेवल की दशा है। महादशा जो होती है वो उसका लॉन्गर टाइम फ्रेम होता है, 20 साल 15, अब शुक्र की है 20 साल। पॉडकास्ट करते करते थोड़ा समझ गए हैं, वरना उसके पहले तो हम बिलीव ही नहीं करते। अब 20 साल की दशा है तो शुक्र का जो एजेंडा है वो बहुत बड़ा है। उसके बाद आती है अंतरदशा जिसका एजेंडा है 3 से 4 साल का, और सबसे फास्टर रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो किसका लोगे? प्रत्यंतर दशा, जो 6 महीने में आपको रिजल्ट देकर चली जाएगी। भाई साहब उठा लो बक्सा, तेज कर दो गैस की आंच और छोड़ दो सारी चीजें। प्रत्यंतर दशा का प्लेनेट अगर आपके रुख में है तो उसको जागृत कर दो। इसमें मेरा एक सवाल फिर ये होता है विशाल जी, आपने कहा कि जिसकी महादशा है मेन उसका रत्न पहनो। सिर्फ महादशा का नहीं, इन तीनों में से जो लेवल पे आप रिजल्ट लेना चाहोगे। लेकिन अमूमन आदमी महादशा देख के पहन लेता है कि चलो महादशा है मेरी। अब किसी की महादशा उस प्लेनेट की है जो उसकी कुंडली में खराब है, बुरी स्थिति में, और उसका रत्न पहना दे कोई उसको, तो कोई और पहना दे तो खराब हो जाएगा, मैं पहनाऊंगा तो नहीं होगा, क्योंकि मैं आपसे तो सब आदमी मिले नहीं। हाँ, जिनसे मिल रहे हैं वो उसको उसी की किसी की बृहस्पति की महादशा चल रही है और बृहस्पति उसका खराब पोजीशन पे है, उसको पुखराज पहना दे तो क्या होगा? स्लो पॉइजन। अगर महादशा लॉर्ड का पहना दिया, बृहस्पति बहुत खराब हालत में है और बृहस्पति आपके दिक्कत है, स्लो पॉइजन डेथ धीरे धीरे होगी, तुरंत नहीं होगी। कैंसर भी दे देगा, देता ही कैंसर बृहस्पति है। कैंसर से लेकर शारीरिक, मैंने क्या कहा था, 3 लेवल पे काम करेगा, मेटेरियलिस्टिक, फिजिकल, मेंटल एंड मेटेरियलिस्टिक वे में। तो वो तीनों प्लेन पर देखिए, हर ग्रह के पास तीनों ही शक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसके अंदर सृजन की भी शक्ति है, डिस्ट्रॉय की भी शक्ति है, और पालनहार भी है वो। तो आप किस चीज को एक्टिवेट कर रहे हो? अब हम थोड़ा मांगलिक दोष पे बात करें। मांगलिक दोष होता है? मांगलिक दोष एक मिथ बस्टर मैं बता रहा हूँ सर। जितने लोग जो देख रहे हैं, पेरेंट्स, प्लीज़ अपने बच्चों की शादियां बर्बाद मत करो, क्योंकि आपके दिमाग में एक ही डर बिठा दिया गया है कि मांगलिक दोष होते ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी आप मना कर देते हो। हाँ, कोई लड़का लड़की आपस में शादी करना चाहते हैं, पर माँ बाप कह रहे हैं किसी पंडित से बात करके भाई। हमारे यहाँ मेरे पास इतने कपल्स आते हैं जो कि इसी दुख से पीड़ित हैं कि उनको पंडित ने कह दिया उनके पेरेंट्स को कि कुंडली खोलते ही कि इससे शादी करना मतलब बर्बादी। अरे सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको ज्योतिष की समझ नहीं है इसका मतलब जो ये बोल रहा है। फिर बताइए क्या है? तो मांगलिक दोष एग्जिस्ट करता है। मांगलिक दोष है क्या? जब मंगल एक पर्टिकुलर 4 भावों में जब उसकी हो। अब अगर आपको मैं बोलूं मंगल 12वें में, 4थे में, अष्टम में, ठीक है, सप्तम में,
तो ये मांगलिक दोष है। लेकिन एक और पोजीशन है सेकंड हाउस में जहां पर भी मांगलिक दोष बनाता है, क्योंकि वो आपका जुबान का भाव है और साउथ इंडिया में तो सबसे ज्यादा मानते हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रोबेबिलिटी उठाएं सर, इन 5 घरों में अगर मंगल, तो बहुत लोगों का है, बहुत लोग, ठीक है, आधे से ज्यादा जनता के मांगलिक दोष बनता है। मांगलिक बंदे की नॉन मांगलिक से शादी आराम से हो सकती है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद में से लेकर हर जगह पे ये मेंशन्ड है, बड़े बड़े ज्योतिष ग्रंथों में भी मेंशन्ड है कि एक दोष के साथ उसका जो पार्टनर होता है उसका चार्ट को जब प्रॉपर मैच करोगे तो वो उसके दोष को नलिफाई कर देता है। और यहाँ उल्टा होता है, यहाँ आप ढूंढ रहे हो मांगलिक ही मिले, और मैं आपको कितने लोग दिखा दूंगा जो मांगलिक भी हैं तो भी कोर्ट में केस चल रहे हैं। और इसी पर मैंने ये बताया भी था, जो एक दूसरा भी हमारे यहाँ पे मिथ है सोसाइटी में, गुण मिलान। आप देखते हैं, हाँ, छत्तीसगढ़ में हमारी भी शादी होती थी, शादी के टाइम पे जब बात हो रही होती थी, जैसे अच्छे अच्छे रिश्ते भी होते थे, गुण नहीं मैच कर रहे। अरे भैया, आप किस सदी में जी रहे हो? ये प्रावधान आज से हजारों साल पहले किया गया था, जब ये सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी नहीं थी। क्योंकि उस समय क्या होता था, हमारे सोशल टैबू में जो औरतें होती थी, अगर उनके पति की मृत्यु हो जाती थी तो एक सोशल टैबू था कि यार अब इसका करें क्या इस औरत का। तो ऋषियों ने क्या किया, एक 5 या 6 चेकलिस्ट बना दी कि एटलीस्ट आप इतना, आपको पता है गुण मिलान किस चीज पे चलता है? 3 ही चीजों पे चलता है, आपकी नाड़ी पे, आदि, अंत्य और मध्य। मतलब अगर आपका एसिडिटी टू एसिडिटी से मैच करा दोगे तो इसका मतलब ये रिश्ता ठीक नहीं है। तो कोई एक चीज जो शादी में देखनी चाहिए सर, शादी में इन सब चीजों को करो साइड। गुण मिलान तो आज की डेट का जोक है। ठीक है, किसी के 14 गुण भी मिल रहे हो वो ज्यादा अच्छी शादी जी रहा है, और किसी के 28 भी हैं तो वो कोर्ट केस लड़ रहा है डाइवोर्स का। ठीक है, तो आपको एक ही चीज मैच करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी होती है जब मैच करते हैं, कि आपका संतति, संतान और आपकी आयु ये हैम्पर ना हो। अच्छा, मतलब बच्चा हो जाए, दोनों के केस में ऐसा ना हो, कहीं इन दोनों के केस में ऐसा ना हो कि इन दोनों में प्यार मोहब्बत ना हो, या एक दूसरे के लिए फाइनेंशियली नुकसानदायक ना हो। तो इसी का ज्योतिष के जरिए देख सकते हैं, बिल्कुल आराम से देख के। मैच मेकिंग इसे ही कहा जाता है एक्चुअली में। ठीक, कोई बेवजह कोर्ट केस में फंसा हुआ है तो निकल नहीं पा रहा है, क्या इसके लिए भी खत्म होने का या जीत का कोई तरीका है आपके उसमें? अघोर तंत्र में तो बहुत सारे तरीके हैं। किसी भी, अगर आप कोर्ट केस से लेकर अगर आपके ऊपर कोई ऐसी चीज चल रही है तो तंत्र की कितनी प्रैक्टिसेस से हम उसको आपके, देखिए अब मैं यहाँ पर बहुत सी बड़ी अतिशोक्ति हो जाएगी या एक वो हो जाएगा, लोग कमेंट करने लग जाएंगे कि भाई मैंने मर्डर कर दिया तो भी मुझे बाहर निकाल दो। बिल्कुल, अगर आपके साथ अन्याय या जाति है, ठीक है, यहाँ पर भी हमारे कुछ स्ट्रिक्ट नियम है। किसी ने कोई बहुत संगीन जुर्म कर रखा तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर लो और छुड़वा लोगे। दिस विल नॉट वर्क लाइक दैट। अगर आप जबरदस्ती का कोई ऐसा केस फंसा हुआ है जिसमें मनी रिलेटेड इश्यूज हैं और आपको जबरदस्ती फंसाया गया है, तो उससे निजात पाई जा सकती है, आपके लिए प्रावधान है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा संगीन जुर्म किया हुआ है, उससे कोई वो नहीं। मतलब सिविल केसेस जो हैं उसमें है, क्रिमिनल केसेस में नहीं है। बिल्कुल, कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते आपके, हम आपको छुड़वा दें। विशाल जी, हम ये फास्ट फॉरवर्ड राउंड कर रहे हैं, 2-4 हमारे पास सवाल है। आपके पास अगर कोई उपाय हो तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल। और पहला सवाल ये है कि कोई किसी का बिजनेस में ग्रोथ रुका हुआ है तो वो क्या करे, वो ब्लॉकेज हटाने के लिए? तो अगर आपका, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा बिजनेस में ग्रोथ के लिए, तो बिजनेस में ग्रोथ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अश्विनी नक्षत्र की रात लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या लेना है? या तो हर शुक्रवार या आपको अश्विनी नक्षत्र की रात 9 PM के बाद ये आप क्रिया कीजिए। आपकी दुकान, ऑफिस, स्टोर, एंट्री पॉइंट जो भी है, आपको एक पंचमुखी दीपक, गोमती चक्र, कपूर, लौंग और गुड़ लेनी होगी। पीले कपड़े में एक हम यंत्र बनाकर देते हैं, वो यंत्र अगर ज़्यादातर हम इसमें यूज़ करते हैं, वो नहीं तो आप कोई भी लक्ष्मी यंत्र ले सकते हैं। ठीक है जी। और चुटकी भर अष्टगंध या हल्दी लेनी होगी। ठीक है, आपको अपने मुख्य द्वार पर 5 मुखी दीपक जलाना है। ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री जो भी है, 5 मुखी दीपक जलाएं। गोमती चक्र त्रिकोण फॉर्म में रखें, ऐसे 3 एंगल्स में। ठीक है, ऊपर से अष्टगंध छिड़कें। और मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मंत्र है। ओम यक्षाय कुबेराय वाणिज्य स्थिराय नमः। यक्षाय कुबेराय, ओम यक्षाय कुबेराय वाणिज्य स्थिराय नमः 21 बार इस मंत्र को वहां बैठकर जाप करें। और उसके बाद
आप वो यंत्र जो है अपने कैश बॉक्स या गल्ले में अंदर जो भी आपकी दुकान है वहां पे रखें, और जब भी आप दुकान में एंट्री करें तो एंट्री करने से पहले एक कपूर जरूर जला दिया करें। ठीक है। और इससे आपका क्या होगा, ग्राहक आकर्षित होने लग जाएंगे, कस्टमर का फुटफॉल बढ़ने लग जाएगा, और आपकी जो इससे इसको एक्चुअली में ये है यक्ष मैग्नेटिक फील्ड आप क्रिएट कर रहे हो इससे। ओके, ठीक है। दूसरी चीज एक और, जब भी आप रोज सुबह दुकान खोलें शक्कर और सिंदूर छिड़क दें और मन में एक ही चीज बोले, जो भी आए खाली हाथ ना जाए। ठीक है। बहुत से लोग इंस्टेंट पैसों की बारिश चाहते हैं कलयुग में, कुछ है उनके लिए? देखो, इंस्टेंट पैसों की बारिश जैसी कोई चीज त्वरित तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि अघोर में हमारे कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसके द्वारा आप अनलॉक कर सकते हो। सी सर, यहाँ पर जो क्वेश्चन किया गया और जो मैं आंसर अगर कुछ ऐसा दे जाऊंगा तो फिर एक मैं जाति कर जाऊंगा लोगों के सामने। हम चाहते हैं सही बोले आप। मैं वो देकर नहीं जा रहा कि एक रील मटेरियल बन जाए, ठीक है। हम एक जेन्युइन बात कर रहे हैं कि मैं अगर आज कोई ऐसी चीज लेकर जाऊं लोग उसे तुरंत करने लग जाओ फिर खारिज कर दें। हमारा सवाल भी विशाल जी इसीलिए कि कई लोग ये काम कर रहे हैं। हाँ। अगर नहीं है तो आप बोलिए नहीं है, ठीक है। मैं प्लीज करने नहीं आया कि भाई देना है तो कुछ ना कुछ देकर जाएं। इंस्टेंट जैसी कोई चीज नहीं होती है। अगर आपको कोई इंस्टेंट बोल भी रहा है तो नहीं हो सकता है। ये 2 मिनट मैगी नहीं है, ठीक है। आपको अपनी कार्मिक ब्लॉकेजेस आपकी बहुत इजीली दूर हो सकती हैं। इसकी एक प्रोसेस है, ठीक है। हम उसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए मनी लाना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। किसी ने पैसा ले लिया हो, सालों से नहीं दे रहा है, कोई उपाय है उसका? देखिए, किसी ने पैसा ले लिया और सालों से ना दिया रहा हो, एक मैं रेमेडी कराता था उसका, बहुत मतलब एक एनर्जी इंजीनियरिंग हम कराते थे, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता था। तो उसमें मैं क्या करता था, मतलब उस चीज़ को मैं फॉलो करवाता हूँ कि आप उस व्यक्ति का जिसने पैसा ले रखा है उसका नाम उल्टे अक्षरों में लिखिए, ठीक है, काले कागज पे उल्टे अक्षरों पे लिखिए, और उसके ऊपर आपको एक लौंग, इलायची और अष्टगंध ये बांधकर आपको उसको जाकर जलाना है और उसकी राख को जाके चौराहे पर छोड़कर आना है, ठीक है। और चौराहे पे जाके आपको नाम लेना है कि हे चौगान माता या हे चौराहे वाली माता, मेरी जो पैसा रुका हुआ है, जो रुकावटें और अड़चने हैं, इस ऐश के साथ उसे दूर कर दीजिए, इस राख के साथ उसे उड़ा दीजिए। और वो आप इसको आपको एटलीस्ट 4 अमावस्याएं आप जरूर करें। 4 अमावस्या, ठीक है। और आपका इसका जो सक्सेस रेट है वो 80% है। अच्छा, 20% नहीं है, 80% है। 80% है तो बहुत बड़ा सक्सेस रेट है, बहुत ठीक बड़ा है। सक्सेस। क्योंकि कितना भी तंत्र जो होता है, मैं आज आप एक डिस्क्लोजर देगा जो लोग बताएंगे ही नहीं, जितना भी तंत्र होता है, जितनी भी ताकतें होती हैं, वो चौराहे को टापे बिना कोई जाती ही नहीं है। अच्छा, कोई भी तांत्रिक होगा वो चौराहे पे माथा टिकवा के ही भेजेगा, उसके अलावा भेज ही नहीं सकता। पैसों के लिए हार्ड वर्क काम करेगा या रेमेडी काम करेगी? सोचना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं मुझे इस आंसर के लिए धर्मेंद्र जी, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, मेरा विचार और मेरा मानना इतने सालों से है, मैं फर्म बिलीवर हूँ लक का। अच्छा। हार्डवर्क से ज़्यादा। अच्छा, लोग हार्डवर्क कहते हैं, मेहनत करो पैसा आएगा। स्मार्ट वर्क, हाँ, हार्डवर्क नहीं। मैं लक का सबसे बड़ा, आज मैं आपको भी इस चीज़ में बिलीव करवा जाऊँगा जाते जाते। हाँ। आपने अपने आसपास ही अपने इस उम्र के पड़ाव पे कितने तजुर्बे में आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे हैं जो डिजर्व नहीं करते हैं उस पोजीशन पे, बिल्कुल, लेकिन वो वहाँ बैठे हैं। बैठे हैं। बिल्कुल देखा। हमारे आसपास भी ऐसे कितने लोग हैं जो जिस कामयाबी को आज चख रहे हैं वो उसके हकदार नहीं हैं। अगर आप कुछ चंद बड़ी बड़ी शख्सियतों के इंटरव्यूज को शॉर्ट क्लिप अच्छे पूरी तरह से देखते हैं तो उन्होंने एक ही चीज़ कही है कि मेरे साथ और कुछ नहीं हुआ, एक ही चीज़ बड़ी हुई कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मुझे ये मिल गया, ठीक है। तो किस्मत का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि 9th हाउस जो है कुंडली का वो तीसरे से ज़्यादा बलवान है। तृतीय आपका भाव है जो है आपका एफर्ट का, लेकिन जो 9th है, मैं जब चार्ट खोलता हूँ ना किसी का तो मैं 2 ही चीज़ें देखता हूँ, नवम भाव और लग्न। अगर आप मजबूत हो और आपका भाग्य मजबूत है, लग्न मतलब आप और भाग्य मतलब भाग्य स्थान, और आप कितने भी मिलियनियर्स, जितने भी पैसे वाले या जितने उन्हें कामयाबी हासिल की है, आपको एक ही चीज़ कॉमन मिलेगी कि उनका लक फैक्टर इतना स्ट्रांग है
कि वो जिस चीज़ को कर रहे हैं वो सही पड़ती जा रही है। वरना सर हार्डवर्क की बात करें तो मैं और आप तो एसी वाले रूम में पॉडकास्ट कर रहे हैं, बाहर इस समय 45 डिग्री की धूप में भी कोई बंदा चीजें बेच रहा होगा, ईंटें भी उठा रहा होगा, हार्डवर्क हमसे ज्यादा कर रहा है, लेकिन उसके साथ एक ही चीज नहीं है, उसके भाग्य का कार्मिक अनलॉकिंग। और यहाँ पर भी कई लोग ये सवाल करते हैं, मैं सवाल पूछता हूँ उससे पहले जवाब दे दिया, दिमाग में आ रहा था। अब मैं क्योंकि मैं जानता हूँ कि सीरीज ऑफ क्वेश्चन मेरे से सवाल पूछते तो क्या आप किसी को भी अमीर बना सकते हैं? ठीक है, एक रिक्शे वाले को अमीर बना सकते हैं आप? बिल्कुल। इसका बहुत शानदार जवाब देकर जाऊंगा कि अमीर बनना एक हमारी साइकोलॉजी है, ठीक है जी। मनी आपके हार्डवर्क से नहीं आती है, मनी आपके एक एस्ट्रल परमिशन से आती है। मैं एक बहुत बड़ी लाइन बोलकर जा रहा हूँ, किसी को समझ में आए ना, आई डोंट नो। मनी इज एस्ट्रल परमिशन, इट डजंट कम विद हार्ड वर्क, ठीक है। एक रिक्शा वाला अगर 500 रुपये कमा रहा है दिन का, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं, अगर वो 200 रुपये कमा रहा है दिन का, अगर उसके कार्मिक अनलॉकिंग में इतनी ताकत है कि जब हम उसे जागृत कर दे तो वो दिन के 200 की बजाय 1200 पे पहुंच जाए, तो उसके लिए कितना बड़ा जंप होगा परसेंटेज? बहुत बड़ा जंप है, बहुत बड़ा जंप, बिल्कुल। यही एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं और तंत्र कर सकता है, लेकिन मैं उसको अंबानी नहीं बना सकता क्योंकि उसके कुछ कार्मिक बॉन्डेजेस हैं। मैंने एक ये सोशल प्रैक्टिकल किया भी हुआ है और मैंने एग्जाम्पल भी इसका दिया हुआ है कि मेरे पास एक लड़का आया था कंसल्टेशन, उसने मेरे से कंसल्टेशन बुक करी, उसने मेरी पेमेंट करी, वो एक चाय की रेडी लगाता था, ठीक है। उसने मुझसे कोई वो नहीं मांगा कि सर मुझे कोई रियायत दे दो, कुछ दे दो, मेरी जितनी फीस थी उसने पे करी, बकायदा आके बैठा, उसने मुझे बताया कि मैं विशाल जी ये काम करता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि कुछ ना कुछ मेरे लिए ऐसा होगा जो आप कर दोगे। मैंने कहा बेटा देख, मैंने उसका चार्ट पढ़ा, समझ गया मैं कि क्या क्या मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा देख बेटा ये कर सकते हैं, इसके लिए ये जेमस्टोन मैं रत्नगर्भ से पहनाऊंगा और ये करूँगा। कह रहा गुरुजी आप कर दो। मैं जितना कर सकता था मैंने किया, लेकिन उसने एक पर्टिकुलर अमाउंट भी अरेंज करी उस जेम को पहनने के लिए। मैं आपको ये जीवंत लाइव बता रहा हूँ, रिकॉर्ड भी है मेरे पास। उस लड़के को मैंने पहनाया और मैंने उसको कहा बेटा ये सब करने के बाद तेरा भाग्य जागृत होगा, लेकिन तुझे साथ में एक काम करना है कि तू सिर्फ चाय लगा रहा है, तू इसके साथ एक कुछ ऐड ऑन कर ले, या तो तू अंडे लगा ले या कुछ ऐसा कर ले, या इसको थोड़ा सा एक्सपेंशन कर। उसने वो चीज़ें करी जो मैंने उसको बताई भी, क्रियाएं भी, और उसको मैंने जेमस्टोन भी पहनाया। मैं भूल गया उसके बाद। 6 महीने बाद वो मेरे पास आया लौट के, मिठाई का डब्बा लेके। मैंने कहा अच्छा, अरे मैं कहा क्या हुआ? कह रहा गुरुजी आपके आशीर्वाद से आज मैंने बाइक ली है, ठीक है। आपने जैसा मुझे कराया उसके बाद मेरे साथ ये हुआ कि मैंने पराठे साथ में लगा लिए चाय के साथ, और मैंने जो आपने मुझे क्रिया बोली थी मैंने करी, तो मुझे पुलिस वालों ने वहां से भगा दिया जहां मैं लगाया करता था। लेकिन मेरी भाग्य देखिए, वहां से भगाने के बाद मुझे एक ऐसी जगह मिल गई जहां पर फुटफॉल बहुत ज्यादा था। कह रहा मेरे से संभाला नहीं जा रहा, मैंने 2 लड़के और रखे हैं, और जो मैं 200 रुपए कमाया करता था उसने कुछ सर्टन अमाउंट बताई कि मेरा जंप यहां तक पहुंच गया। दिस इज हाउ। मुझे लगता है कि आज हमारे दर्शकों को भी अगर पैसों की जरूरत है, कोई ब्लॉकेज हो रखा है, तो उसके लिए विशाल अरोड़ा जी से कंसल्ट एक बार जरूर करना चाहिए। तो मैंने प्रैक्टिकल बातें वो बताई हैं कि मैंने कुछ मिरेकल नहीं किया है, मैंने उसी की कुंडली को सिर्फ चाबी से खोल के बॉन्डेजेस को अनलॉक किया। एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ संभव है। जो वेल्थ एस्ट्रोलॉजर की बात आप कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली में अगर देखा जाए तो आप वेल्थ एस्ट्रोलॉजर हैं। अगर उस कहानी को रियल मान के चला जाए तो वेल्थ एस्ट्रोलॉजर एक्चुअल में जो बताया। अब अगर आप इस चीज को देखें तो बात ये नहीं है कि मैंने उसे अमीर बना दिया, लेकिन उसकी दृष्टि में वो बहुत अमीर बन गया। exactly, सर 100 कमा रहा है, वो 2000 पे पहुंच जाए उसके लिए तो 200% का सोसाइटी में सबका लेवल है। एग्जैक्टली है ना, और उस लेवल से आप अपने उठ गए तो आप दूसरे स्टेटा में पहुंच गए। मैं और लेवल एक बार में नहीं बढ़ता ना, एक बार में नहीं बढ़ता। मैं आपसे यही चीज बात कर रहा हूँ, आपकी कुंडली में भी सबको, अगर आज आप इस बात को समझिए जो मैं बोल रहा हूँ, आपके ऊपर से बाउंसर ना चला जाए। अगर आज आप 2 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपको 2 लाख रुपए ईश्वर ने वो क्वांटम एस्ट्रोलॉजी से रिलीज करके दी हुई है। मतलब उसमें ना मेरी जरूरत है, ना किसी लाल किताबिये की जरूरत है, ना दुनिया के किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है। आप 2 लाख कमाओगे ही, लेकिन
भगवान ने कंडीशन अप्लाई करके आपके लिए और पैकेट्स बना के रखे हुए। आपकी क्वांटम, आपके चार्ट की जो मैग्नेटिक रेजोनेंस है वो एक्चुअली में 10 लाख की है, बट आप सिर्फ 2 लाख पे अटके हुए हो। अगर आप उसमें खुश हो तो ठीक है, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, किसी के पास भी मत जाओ। लेकिन अगर आप अपने उन शैकल्स को तोड़कर उस 10 तक पहुंचना चाहते हो तो एक लेयर को काटना पड़ेगा। वो लेयर को हम क्वांटम एस्ट्रोलॉजी से काट जरूर। बहुत अच्छा लगा विशाल जी आपसे बात करके। आपने एक बड़ी यूनिक बातें बताई ज्योतिषी को लेकर के, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव ये रहता है कि हम जिस विषय पर बात करें उसमें कुछ अच्छा निकल के आए, कुछ डिफरेंट निकल के आए, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको मिले। और मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि आपने सुना विशाल जी को, और आपकी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ है, तो आप कमेंट करिए और उनसे संपर्क करिए और अपनी उन मुसीबतों से निजात लीजिए। और मेरी एक आखिरी रिक्वेस्ट ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आखिर में सुझाव ज़रूर दें, उससे सुधार का रास्ता निकलता है। विशाल जी बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का मुझे, अगर आप सुन रहे हैं पूरा। थैंक यू, शुक्रिया।